हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। और इको है और इसके जस्ट आगे ही एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई थी और इसी के पास में कार्तिक और कियारा खड़े हुए थे। तभी रेहान ने विलर की तरफ पॉइंट करते हुए कियारा से कहा, यह विलर मैंने तुम्हारे रहने के लिए अरेंज किया है। रेहान की बात सुनकर हैरानी से खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कियारा रेहान से कहती हैं, क्या मेरे लिए तुम्हारा कहने का मतलब है? ये विल मेरे लिए है। कियारा की बात सुनकर रेहान ने सहमत होते हुए उससे कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है। मैंने स्पेशली ये विला तुम्हारे लिए चूज किया है और ये एंटायर विलर एरिया में से सबसे बढ़िया जगह है। क्या तुम्हें यह पसंद आया? कार्तिक की बात सुनकर कियारा अचंभे के साथ कुछ देर के लिए रेहान को देखती रही और फिर उसने अपने सिर को नीचे झुकाकर बहुत ही धीमी आवाज में रेहान से कहा, अगर ये तुम्हारे पूरे वलर एरिया में से बेस्ट वलर है तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तभी रेहान ने कियारा बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे कहा, क्या हुआ, तुम नाखुश लग रही हो? रेहान को यह नहीं पता था कि कियारा को इन सब महंगे विले से भी ज्यादा रेहान का अपने करीब रहना पसंद था। रेहान की बात सुनने के बाद कियारा ने उससे कहा, तुमने ये जगह इसलिए डेवलप की है ना ताकि तुम इसे पब्लिक को सेल कर सको, तो बेहतर यही होगा कि तुम इस विल को भी सेल कर दो क्योंकि इसे मुझे देना बहुत ज्यादा वेस्टफुल है। कियारा की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, यह क्या कह रही हो तुम कियारा? तभी कियारा ने रेहान से आगे कहा, क्योंकि मैं अकेले इतने बड़े विल में नहीं रह सकती। इतना खूबसूरत विल पूरी कम्युनिटी में बेस्ट पोजीशन पर बना हुआ था और इस विला की डिजाइन भी बहुत एलिगेंट थी। यह विला जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा अंदर से सुंदर था और साथ ही यहाँ से आसपास की सीनरी भी बहुत अच्छे से देखी जा सकती थी। इस पूरे विलर में 3 फ्लोर्स थे और साथ ही इसमें एक बेसमेंट भी था। इस विलर के बाहर की तरफ एक कोर्टयार्ड भी था। इस पूरे विला में 20 से भी ज्यादा रूम्स बने हुए थे, इसलिए कियारा के लिए इतने बड़े विला में अकेले रहना पूरी तरह ऐसे वेस्ट था। पर वही रेहान का कुछ और ही मानना था। तभी रेहान ने कियारा को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ मुझे ये सब पता है, पर तुम्हें इस लर और इसकी डिजाइन्स भी तो बहुत पसंद आई है ना, और फिर बिना ज्यादा जगह के तुम इतने सारे क्लोथिंग मटेरियल भी तो स्टोर नहीं कर पाओगी, इसलिए मुझे लगता है कि यह जगह तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है। रेहान की बात सुनकर कियारा अपना सिर उठाकर रेहान की तरफ देखने लगी। कियारा इस वक्त रेहान से कुछ कहना तो चाहती थी, पर फिर उसने रेहान से कुछ नहीं कहा। तभी रेहान ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कियारा से कहा, और अगर अभी तुम यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम अपने पेरेंट्स को भी यहाँ बुला सकती हो और उनके साथ रह सकती हो। तभी रेहान ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कियारा से कहा, और अगर अब भी तुम यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम अपने पेरेंट्स को भी यहाँ बुला सकती हो और उनके साथ रह सकती हो। रेहान की बात सुनकर कियारा ने नामे अपनी गर्दन को हिलाते हुए रेहान से कहा, मेरे पेरेंट्स की अपनी भी तो जॉब है, तो वह अपनी जॉब छोड़कर मेरे साथ यहाँ कैसे रह सकते हैं? कियारा की बात सुनकर रेहान ने स्माइल करते हुए उससे कहा, इसमें इतना अनरियलिस्टिक भी क्या है? और अब तो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड भी एक सिटी बन चुका है और यहाँ पर भी वर्क के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, और वैसे भी अब तुम्हारे पेरेंट्स का रिटायर होने के बाद आराम करने का टाइम आ गया है, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जॉब क्यों करते हैं? अब ऐसा मत कहना कि जितने रुपीस तुम अर्न करती हो वह तुम्हारे पेरेंट्स के रिटायरमेंट के लिए इनफ नहीं है। तभी कियारा ने रेहान की दी हुई विल की कीज को देखते हुए और अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए बहुत ही सॉफ्टली रेहान से कहा, नहीं, अगर वह यहां पर भी जॉब के लिए आते हैं तब भी वह इतने कम टाइम में तो यहां नहीं आ पाएंगे, पर अगर मैं इतने बड़े विल में अकेले रही तो मैं बहुत ज्यादा डर जाऊंगी। जैसे ही रेहान ने कियारा की बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और अब जाकर रेहान को यह बात समझ आ रही थी कि कियारा उसके विल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उसे अकेले रहने में डर लगता था। अब कहने को क्या ही बचा था, इसलिए रेहान ने एक इवल स्माइल देते हुए और कियारा को अपनी गोद में उठाते हुए विल में ले गया। तभी रेहान ने स्माइल देते हुए कियारा से कहा, अकेले रहने में डर लगना भी चाहिए और वैसे भी इस सिचुएशन को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम फ्यूचर में मेरे साथ ही रहना। रेहान को ऐसा करते हुए देखकर कियारा ने शर्माते हुए और उसके पीठ पर हल्का सा पुश करते हुए उसे कहा, रेहान तुम नहीं सुधरोगे, अगर हमें किसी ने इस तरह देख लिया तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि कियारा के ऐसा करने से रेहान को गुदगुदी हो रही थी। अब तक रेहान ने कियारा के फिजिकल बर्डन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और रेहान को इस वक्त कियारा बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रही थी। रेहान ने अब यह डिसाइड कर लिया था कि वह अपने और कियारा के रिलेशन के बारे में आज कियारा से ओपनली बात करेगा। पहले रेहान किसी भी काम को करने के लिए बहुत टाइम लेता था और अपनी बात भी खुलकर किसी के सामने नहीं रख पाता था, पर यह आज के रेहान का स्टाइल नहीं था। अब क्योंकि रेहान और कियारा दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंगलेस, स्ट्रेट टू द पॉइंट कर सकता था। रेहान को अब यही लगता था कि जो कहना है वह डायरेक्टली कहो, वरना इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ में जो करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, यही रेहान मित्तल का स्टाइल है। रेहान कियारा को अपनी बाहों में उठाकर विलर में एंटर हो गया था।
ओरिजिनली कार्तिक कियारा के साथ लिविंग रूम में बैठकर खूब सारी बातें करना चाहता था और यह लिविंग रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस वक्त रेहान और कियारा को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ कोई नहीं था। इस वॉलर का बेस्ट पार्ट यही था कि यह कुछ ज्यादा ही बड़ा था और बेडरूम भी सेकंड फ्लोर पर था। हालांकि यहाँ एक इंडोर एलिवेटर भी लगा हुआ था। रेहान कियारा को लेकर सेकंड फ्लोर पर बने बेडरूम में आ गया था। रेहान कियारा के करीब ही जाने वाला था, पर तभी कियारा ने अब आंखों को बंद करते हुए और शर्माते हुए रेहान से कहा, नहीं रेहान, अभी यह सब नहीं। जैसे ही रेहान ने कियारा की बात सुनी तो उसने अपनी बहू को ऊपर करते हुए कियारा से कहा, क्या हुआ? कियारा के मना करने पर रेहान को ऐसा लग रहा था जैसे कियारा अब उसे पसंद नहीं करती और शायद इसीलिए वो उसे खुद के करीब नहीं जाने दे रही थी। तभी कियारा ने रेहान से कहा, मैं अभी अभी जस्ट प्लेन से आई हूं और मैंने अभी तक शव भी नहीं लिया है। जब रेहान ने कियारा की यह बात सुनी तब जाकर वह थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर उसने हंसते हुए कियारा से कहा, बस इतनी सी बात, लेट्स गो। और इतना कहकर रेहान ने कियारा को उठा लिया और बाथरूम की तरफ चला गया। रेहान के इस विल में सब कुछ एक से बढ़कर एक लक्सरी था और इस वॉलर का बाथरूम 50 स्क्वायर मीटर में था। इसमें एक स्पेशलाइज्ड स्पा बाथ भी था जिसमें कोई भी बॉडी मसाज करवा सकता था। कियारा तो कार्तिक को हमेशा से ही पसंद करती थी और यह उसके लिए भी कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जब वह रेहान के साथ अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रही थी। लास्ट टाइम रेहान को यह मौका इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि रेहान किसी काम से मार्केट चला गया था, पर इस बार रेहान पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था और आज ऐसा कुछ नहीं था जो रेहान को कियारा के करीब आने से रोक सकता था। रेहान को इस वक्त बस कियारा से ढेर सारा प्यार चाहिए था और कुछ भी नहीं। कियारा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद रेहान कियारा को फॉलो करते हुए विलर चूज किया है और अब तुम अपनी बात से पीछे मत हटना क्योंकि तुमने खुद हमें इनमें से कोई एक विलर चूज करने को कहा था। अर्थ और अथर्व की बात सुनकर रेहान ने स्माइल करते हुए उनसे कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों बहुत ज्यादा नारो माइंडेड हो? मैं वह इंसान हूं जो अपनी बात से कभी नहीं मुकता। अब जल्दी से वो विलर नंबर बताओ जो तुम लोगों ने पसंद किया है। मैं अभी उसकी कीज किसी से कहकर मंगवा देता हूं। रेहान ने अर्थ और अथर्व को खुद से ही विलर चूज करने को इसलिए कहा था क्योंकि रेहान इन दोनों को अच्छे से जानता था और उन दोनों की पसंद को भी। इसलिए रेहान के लिए भी यही अच्छा था कि ये लोग खुद से ही इसे चूज कर ले। अर्थ और अथर्व के रूम नंबर की लोकेशन लेने के बाद रेहान उस लोकेशन के बारे में कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कंफर्म करते हुए उनसे कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें रहने के लिए यही जगह चाहिए? ये दोनों वलर्स हाई राइज रेसिडेंस के पास में ही थे। तुम्हें नहीं लगता यह बहुत ज्यादा नॉइजी प्लेस है? रेहान की बात सुनकर अर्थ ने तुरंत उससे कहा, हाँ, इन विलर्स की पोजीशन वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए थी, पर फिर भी हमें ये विलेज अच्छे लगे और हम वैसे भी इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले और बस एंजॉय करने वाले हैं। पर मैं तुम्हें कुछ कंसिडरेशन देना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अर्थ की बात सुनने के बाद रेहान को समझ नहीं आता था कि वो उसकी बातों पर हंसे या रोए। तभी रेहान ने उसे कहा, तुम मुझे कुछ कंसिडरेशन देना चाहते हो? तभी अथर्व ने भी रेहान से कहा, ये विलस जिस पोजीशन में है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह कभी नहीं बिकने वाला, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम आपको इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प कर दें। अथर्व की बात सुनकर रेहान ने मैप की तरफ देखा और उसे तुरंत समझ आ गया कि यह दोनों आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी रेहान ने अथर्व से कहा, तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा हो और मुझे सब पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए तुम दोनों यहाँ सिर्फ शो ऑन ऑफ करने के लिए ही रहना चाहते हो। राइट? रेहान की बात सुनकर अर्थ और अथर्व दोनों ने अपने सिर के बाल खींचते हुए और थोड़ा एमरस फील करते हुए रेहान से कहा है, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? यहाँ पर इनके कॉलेज स्टूडेंट्स भी काफी समय से रह रहे थे, वह भी सेम डोमेट्री में। अर्थ और अथर्व ने जो वलर चूज किया था वह यहाँ के हाई राइज रेजिडेंस के पास में ही था और ये प्लेस फ्यूचर में बहुत बिजी रहने वाला था, इसलिए वहां पर रहने के लिए कम ही जगह बचने वाली थी और यह दोनों साथ में एक दूसरे के साथ होकअप कर सकते थे और किसी खूबसूरत सी लड़की को पटा करके उसके साथ फन कर सकते थे। हालांकि रेहान को अर्थ और अथर्व के अभी बनते बिगड़ते प्लान्स के बारे में क्लियर नहीं था क्योंकि उसकी खुद अभी तक शादी नहीं हुई थी और इसलिए जैसे ही उसके सामने इन दोनों के बारे में बात आई तो रेहान के माइंड में 36 तरह के आइडियाज आने लग गए थे। और वैसे भी दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, पर फिर भी रेहान इस तरह के सेंसिटिव मैटर में उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था ना अपनी तरफ से, सिर्फ कार्स वालर्स और यहाँ तक कि स्टेटस में भी उनकी हेल्प कर सकता था। हालांकि किसी लड़की को पटाना हर किसी के बस की बात नहीं थी और जिसमें एबिलिटी होती थी वही ये सब कमाल कर सकता था और रेहान इन सब में इन दोनों की कोई मदद नहीं कर सकता था। तभी रेहान ने उनसे कहा, इट्स अप टू यू गाइज। एनीवे, तुमने ये विलर्स खुद से चूज किए हैं और जब तक ये तुम्हें पसंद है तब तक एंजॉय करो। तभी अथर्व ने रेहान से कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला और मैंने अपनी फिंगर्स पर ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है और जो वलर्स हम दोनों ने चूज किए हैं वो डेफिनेटली इस पूरी कम्युनिटी के बेस्ट लोकेशन वाले वलर्स हैं एंड फ्यूचर में हमारे पास लव एंड लक दोनों होगा और यह विलर्स हम दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे।
रेहान से बात करने के बाद अथर्व ने अपनी शार्प आई से यह बात नोटिस की कि इस वक्त की आरा के एक्सप्रेशन थोड़े अननेचुरल लग रहे थे। और जैसे ही अथर्व ने कियारा को थोड़ा पास से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कियारा अब जाकर के थोड़ा रिलैक्स दिख रही थी, पर वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। वह कुछ भी कियारा के बारे में रियलाइज हो गया और फिर उसने धीरे से अर्थ के करीब जाकर रेहान की तरफ इशारा करने लगा। स्टार्टिंग में तो अर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व क्या कहने की कोशिश कर रहा था, पर अथर्व के कहने पर अर्थ ने कियारा की तरफ देखा और तब जाकर अर्थ को पूरा माजरा समझ आया। तभी अर्थ ने थोड़ा मजा किया लहजे में कहा, यह दोनों लोग जो मन चाहे वह करते रहते हैं, पता ही नहीं और क्या क्या करने का मन करता रहता है। इन लोगों का अर्थ की बात सुनकर रेहान ने उसकी तरफ मुड़ते हुए उससे कहा, अब क्या हो गया तुम्हें जो फिर से चिल्लाने लग गए? पागल वागल तो नहीं हो गए तुम? रेहान की सुनने के बाद अर्थ और अथर्व दोनों रेहान को छेड़ते हुए उसकी तरफ आंख मारने लगे। अर्थ और अथर्व की ऐसी हरकत देखकर रेहान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और अर्थ और अथर्व से कहने लगा, क्या हो गया तुम दोनों को? अभी तक तो ठीक थे, किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या तुम्हें? या तबीयत वगैरह तो खराब नहीं हो गई? ओ बिक गई तुम दोनों की, और तुम दोनों इतना अनकंफर्टेबल कैसे हो गए? जैसे ही रेहान ने अर्थ और अथर्व से यह बात कही तो दोनों एकदम चुप हो गए, क्योंकि वह कियारा के सामने रेहान से कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अर्थ और अथर्व इस वक्त को अपने पास खींचकर उसके और कियारा के बारे में इंटरोगेशन करना चाहते थे। तभी अर्थ ने रेहान से इंटरोगेशन करते हुए कहा, रेहान सच सच बताओ, तुमने जब हम दोनों को विलर एरिया से भेजा था तो उसके बाद क्या तुम्हारे और कियारा के बीच कुछ? तभी अथर्व ने भी थोड़ा सीरियस होते हुए रेहान से कहा, भी फ्रैंक ना रेहान, अब बताओ भी। इन दोनों की बात सुनकर अब जाकर रेहान को इनकी बात समझ आई। तभी रेहान ने अर्थ और अथर्व से कहा, तुम दोनों को भगवान ने इतनी पहनी आंखें, सीधे पहनी आंखें दी हैं, आई एम श्योर तुम्हें ऑलरेडी सब समझ आ गया है। इन दोनों की बात सुनकर अब जाकर रेहान को इनकी बात समझ आई। तभी रेहान ने अर्थ और अथर्व से कहा, तुम दोनों को भगवान ने इतनी पैनी आंखें दी हैं, आई एम श्योर तुम्हें ऑलरेडी सब समझ आ है। तभी अर्थ और अथर्व ने रेहान की गर्दन को पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए उसे कहा, डैम, इसका मतलब हमारे स्कूल का कैंपस बेल चुपचाप तुमने ले लिया। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है रेहान। तभी रेहान ने अपनी आंखों को घुमाते हुए और बहुत ही प्राउडली उन दोनों से कहा, तुम दोनों इतना नाखुश क्यों हो और तुम दोनों मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? खाओगे क्या? मुझे बात सुनकर अर्थ उससे कहा, फॉरगेट इट, वैसे भी हमें तुमसे इतनी ही उम्मीद थी, तुम्हें सिर्फ तुमसे ही मतलब है और बाकी किसी से नहीं, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी अथर्व ने अपने मन में थोड़ा कंसर्न करते हुए रेहान से कहा, यस कार्तिक, हम दोनों अभी सिंगल ही हैं। हमने सोचा था कि हम अगर आपकी कंपनी में सेव बन जाएंगे तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, पर किसे पता था कि अब इस बारे में बात करना बिल्कुल पॉइंट है। जब से अर्थ और अथर स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे, तब से यह कहा जा सकता था कि यह दोनों ही एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ कर रहे थे। और जब इन लोगों को कंपनी को रन करने के लिए लोगों को रिक्रूट करना पड़ा, तब अर्थ और अथर्व दोनों किसी समुद्र में मछलियों की तरह हो गए थे, जिनके आसपास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां घूम रही थी। उस वक्त अर्थ और अथर्व को कंपनी में काम करके बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारी गर्ल्स ने भी इंटरव्यू दिए थे और उस वक्त अर्थ और अथर्व के बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। इन दोनों को यह बात रियल लाइफ सर्वेंट से कम नहीं थे और कंपनी में उनका स्टेटस कुछ खास नहीं था। यह कंपनी के सिस्टम के मोहरे भर थे। आखिर किसने बनाए होंगे ऐसे रूल्स? अर्थ और अथर्व भले ही दोनों पानी में मछलियों के बीच घिरे रहते थे, पर यह दोनों उस तरह के लोगों में आते थे जो इसके बावजूद इनसे दूर ही रहते थे। अर्थ और अथर्व ने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। इन दोनों के कंप्लेनों को फैलाते हुए उनसे कहा, तो क्या इन सब चीजों के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? रेहान की बात सुनकर अर्थ ने अपने दोनों हाथों को खोलते हुए और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, या तो आप धरती पर आ जाओ या आपके किसी बंदे को धरती पर भेजकर मेरे सामने खड़े इस इंसान को मार डालो। कियारा जो पास में ही खड़ी थी, उसने जैसे ही अर्थ की ऐसी आवाज सुनी तो उसने पीछे की तरफ मुड़कर बहुत ही हैरानी से अर्थ की तरफ देखा और उससे कहा, तुम लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? जैसे ही कियारा ने रेहान, अर्थ और अथर्व के नेगेटिव थॉट्स सुने तो कियारा के रिएक्शन पहले जैसे नहीं लग रहे थे। कियारा अब पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गई थी। उसकी पर्सनैलिटी भी पहले से बहुत चेंज हो गई थी। तभी रेहान ने अपने हाथों से इशारा करते हुए और कियारा की तरफ स्माइल करते हुए उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कियारा, और यह तो पहले की तरह अभी भी बकवास करता रहता है। इतना कहने के बाद रेहान ने अर्थ के पेट में एक कोहनी मार दी और जैसे ही रेहान ने अर्थ के पेट में कोहनी मारी तो अर्थ दर्द से चीखता हुआ ग्राउंड पर गिर गया। और तभी अर्थ ने रेहान से कहा, डैम कार्तिक, तुम इतने स्ट्रैंग कब से हो गए? अर्थ पूरी डोमेट्री में बहुत ही पढ़ाकू लड़का था। अगर यह सब उसके साथ पहले हुआ होता तो यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी,
पर आज जब काफी दिनों बाद उसे रेहान ने पेट पर कोहनी मारी तो उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगा और वह बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। रेहान ने भी यह नहीं सोचा था कि वह अर्थ को इतना इजीली नीचे गिरा देगा और इसलिए रेहान इस वक्त अपने हाथों को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। तभी रेहान ने क्यूरियस होते हुए अर्थ से पूछा, क्या तुम इन दिनों कमजोर हो गए? तुम इतनी आसानी से नीचे कैसे गिर सकते हो? रेहान की बात सुनकर अर्थ ने चिढ़ते हुए रेहान से कहा, तुम वीक, तुम्हारी सारी फैमिली वीक, मैं तो एकदम स्ट्रॉन्ग हूं। बड़े आए मुझे वक्त कहने वाले इस वक्त तक अथर्व भी रेहान को बहुत ही सरप्राइज होते हुए देख रहा था। तब उसने रेहान से कहा, डैची। बात सुनकर रेहान ने थोड़ा सोचते हुए उससे कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ट्रेनिंग काम कर रही है। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेहान इन सब के लिए कहां गया था, क्योंकि उसके आसपास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से लोग थे। पर रेहान ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था जो किसी के भी कंपैरिजन में किसी से वीक हो। मैगी के गाइडेंस में रेहान ने खुद को ट्रेड किया था। ऐसा नहीं था कि रेहान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसका कंपैरिजन उसके बेस्ट लीड्स टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से किया जा सकता था। पर हाँ, ऐसा कहा जा सकता था कि अगर रेहान को कभी एक साथ 4 या 5 ऑर्डिनरी पर्सन से डील करना पड़े तो वो इजीली कर सकता था। हालांकि रेहान कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करता था, इसलिए रेहान को यह नहीं पता था कि ट्रेनिंग के बाद उसकी बॉडी पर कितना इफेक्ट पड़ा था। रेहान ने अर्थ को यही सोचकर कोहनी मारी कि वह ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ पुश हो जाएगा, पर किसे पता था कि उसके ऐसा करने से अर्थ नीचे ही गिर जाएगा। अर्थ दबी आवाज में रेहान को बुरा भला कहने लगा। तभी अथर्व ने कहा, अरे यार, तुम लोग शांत हो जाओ और इन सब बातों पर मिट्टी डालो। और मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि थोड़ा खुद की हेल्थ पर भी ध्यान दो, पर तब तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और अब तो तुम्हें पता चल गया है कि तुम कितने ज्यादा वीक हो। रेहान पहले झुककर अर्थ को उठने में हेल्प ही करने वाला था, पर जैसे ही उसने अर्थ की बात सुनी तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही अर्थ ने रेहान को यह सब करते हुए देखा तो उसने गुस्सा करते हुए रेहान से कहा, यू आर सो डिस्गस्टिंग कार्तिक। पर मुझे यह बताओ, तुमने जब मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था तो क्या तुमने अपने हाथ अच्छे से क्लीन किए थे? अर्थ की बात सुनकर अथर्व ने जल्दी से रेहान को हक करते हुए उससे कहा, रेहान प्लीज, इसकी नॉनसेंस बातों पर ध्यान मत दो और मैं खुद अपने हाथों को दिन में सिर्फ एक बार ही धोता हूँ। रेहान को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था, पर वह चाहकर भी अर्थ का कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह गुस्सा करते हुए 1-2 कदम पीछे आया। कार्तिक ने डिसाइड कर लिया था कि वह अर्थ से थोड़ा दूर ही रहेगा ताकि वह उससे बेवजह उलझे नहीं। आज रेहान का मैनर जो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर बना हुआ था वह बहुत ही लाइवली लग रहा था, क्योंकि आज ये सुपर स्टार मून कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज आने वाले थे उन सबके वेलकम के लिए यहाँ पर दिन बैंक्वेट पार्टी रखी गई थी। हालांकि इन एम्प्लॉयज के साथ यहाँ पर रेहान के और भी कुछ गेस्ट आने वाले थे, जिनमें अमन और जुनैद भी शामिल थे। और आज रेहान का यह मैनर जो हमेशा शांत रहता था, वहाँ आज बहुत हलचल हो रही थी। इस मून कंपनी के एम्प्लॉयज जब रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर आए तो इस आइलैंड की खूबसूरती को देखकर वह सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। इन लोगों का तो मन कर रहा था कि यह लोग यहाँ से कभी जाए ही ना। इससे पहले इन लोगों ने रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के बारे में सिर्फ यहाँ काम करने वाले ओल्ड एम्प्लॉय से ही सुना था कि यह आइलैंड और उनके बॉस रेहान मित्तल का मैना बहुत ज्यादा लग्जरी है। पर आज इन लोगों को इसे अपनी आंखों से देखने का मौका कभी नहीं मिला था, पर आज फाइनली इन लोगों को यहाँ आने का और इसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिल गया था, और जिसे देखने के बाद ये सभी लोग यहाँ की खूबसूरती और लग्जरी से शॉक्ड हो गए थे। रेहान का रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड, जहां रेहान के मैना में ग्रीन माउंटेन जेट का बहुत शानदार काम किया हुआ था, उसे देखकर सभी एम्प्लॉयज की आंखें हैरानी से बाहर आ गई थी। यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे ₹C की वजह से ही मेजर किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ साथ नेचुरलिटी भी थी। पर कहीं ना कहीं इन सबको देखकर इन लोगों की लो फील हो रहा था, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन तो कभी भी इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऑर्डिनरी लोगों को यह बात नहीं पता थी कि रेहान के मैनर पर इस वक्त जिस जेड स्टोन से काम किया गया था वह किस तरह का था। और इंगो रियो एम्पारे इतिये बेगरीज इंदनिको है, इन लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि यह पूरा मैनर जेड स्टोन से कवर्ड है। और इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि इस मैनर में रेहान ने कितना पैसा लगाया होगा, इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता था, और ये सिंपली उनकी पहुंच से भी बहुत दूर था। हालांकि रेहान इस वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में आता था, पर फिर भी रेहान का अपना मैनर इतना ज्यादा भी एक्स्ट्रा ग्लो के माइंड में चल रही थी। पर रेहान के मैनर को देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरानी से भर गए थे और सभी एक दूसरे से इस बारे में बात करने लगे। अंश को क्या लगता है तुम लोगों को हमारे बॉस रेहान कितने ज्यादा रिच होंगे? मैंने तो आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतना खूबसूरत मैंने ही नहीं देखा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इससे शानदार बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी होगी। मैंने सही कहा ना? तुम्हें पता है, मैंने तो ये भी सुन रखा है कि इस दुनिया का जो सबसे रिच पर्सन है ना, उसके घर में तो वेल तक है, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो घर हमारे बॉस के घर के कंपैरिजन में वक्त है। तभी एक ओल्ड एम्प्लॉय ने इस न्यू एम्प्लॉय से कहा, तुम सिर्फ उस इंसान के वेल की बात कर रही हो, पर तुमने अभी तक रेहान बॉस का पेट नहीं देखा।
इस ओल्ड एम्प्लॉय की नजर में इस दुनिया का सबसे रिच आदमी भी रेहान के सामने कुछ नहीं था। और वैसे भी फॉरेनर्स को शो ऑफ करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, पर उनकी रियलिटी को शो दूर होती है। वही रेहान को अपनी वेल्थ दिखाने का या शो ऑफ करने का जरा भी शौक नहीं था, और वह इन सब बातों से दूरी बनाकर रखता था। रेहान हमेशा खुद को लो प्रोफाइल बना के ही रहता था, और इसीलिए यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को यही लगता था कि उनके बॉस के पास और भी बहुत सारी वेल्थ थी जिसका वह दुनिया के सामने शो ऑफ नहीं करते थे। और रेहान की वेल्थ इस दुनिया के सबसे रिच इंसान से भी ज्यादा थी। पर इस बात को रेहान ने कभी भी पब्लिक में अनाउंस नहीं किया था। तब ये एम्प्लॉयज फिर से बात करने लगते हैं। मुझे लगता है कि हमारे बॉस किसी हिडन बिग फैमिली से है, वरना उनके पास इतने सारे रुपीज और इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है जैसा तुम अभी कह रही हो, और हमारे बॉस की आइडेंटिटी हमेशा ही सीक्रेट रखी जाती है, पर हम अपने बॉस के बारे में इस तरह के बेत के अनुमान तो नहीं लगा सकते ना। यह गलत है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसलिए हमें अब इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए और आज रात के बैंक्वेट पार्टी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह का मौका अपनी पूरी लाइफ में कभी फिर से मिलेगा भी। सो जस्ट एंजॉय। हाँ भाई, ये तो ऑब्वियस है ही। चल अब जल्दी से ड्रिंक करते हैं। और कुछ ही सेकंड्स में सभी लोग तेज तेज हंसने लगे। इस वक्त मैन में जितने भी लोग थे वह सभी गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। और रेहान अपने सभी एम्प्लॉयज को यहाँ आने के लिए लीव कर रहा था, और कुछ ही सेकंड्स में सभी लोग तेज तेज हंसने लगे। इस वक्त मैनर में जितने भी लोग थे वह सभी गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। और रेहान अपने सभी एम्प्लॉयज को यहाँ आने के लिए लीव कर रहा था। वही रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के सी एरिया की तरफ कुछ 2 से 3 लार्ज बोट्स भी दिखाई दे रही थी। यह शिप्स इस एरिया के आसपास में ही चक्कर लगाए जा रही थी, और इन सब में भी सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उनमें से किसी भी शिप की लाइट्स ऑन नहीं थी। ये सभी शिप्स ब्लैक कलर की थी और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई गोस्ट शिप हो। यह शिप्स बहुत ही स्ट्रेंज और सस्पिशंस। थोड़ी ही देर बाद उन शिप्स में हलचल दिखाई देने लगी। तभी वहां कुछ परछाई एक अलग ही तरह की आवाज निकालने लगी, और वह धीरे धीरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। अगर यह सब दिन में होता तो कोई भी इन्हें क्लियरली देख सकता था कि यह सब लेटेस्ट ड्रोन है, पर रात के अंधेरे में होने की वजह से किसी की भी नजर इन पर नहीं जा सकी थी। इस वक्त शिप पर कुछ ड्रोन उड़ रहे थे, और वही सिद्धार्थ भी शिप पर अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ था और दूर से ही घोर कर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की तरफ देख रहा था। तभी सिद्धार्थ के एक सबॉर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस, आखिरकार हम लोगों ने इनका पता लगा ही लिया। यह रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड ही इन लोगों के रहने का डे डेस्टिनेशन है। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे रिप्लाई देते हुए कहा, अब ये सारे ड्रोन वहां भेज दो, और उस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और वहां क्या चल रहा है, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। याद रहे, मुझे इस बारे में हर एक सिंगल डिटेल चाहिए, और फिर वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लेंगे। अपने बॉस सिद्धार्थ की बात सुनकर उस सबॉर्डिनेट ने अपने बॉस से कहा, यस बॉस, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हमारे ड्रोन लेटेस्ट टेक्निक के ड्रोन हैं, और इसमें हर तरह के नाइट विजन इक्विपमेंट फंक्शंस है, और आइलैंड पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में एक ही बार में बहुत अच्छे से पता लगाया जा सकता है। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने बहुत ही भयानक से एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा, वेरी गुड, और आइलैंड की सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम लोग भी वहां चलेंगे। इस बार मैं उस रेहान और उसके लोगों को इतनी आसानी से बच के जाने नहीं दूंगा। रेहान ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तो आज मैं उसे लेकर रहूंगा। सिद्धार्थ और उसके लोगों की रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से इन लोगों को पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, और वहां जाकर लेनी पड़ी थी। तब जाकर इन लोगों को थोड़ा आराम मिल पाया, पर रास्ते में पेट खराब होने की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और ये सब समुद्र के उस खराब पानी की वजह से हुआ था। और इतना ही नहीं, उनमें से कुछ लोग तो पैरालाइज्ड हो गए थे और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे। हालांकि सिद्धार्थ को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और वह अब ठीक था, पर अब वह किसी भी हाल में रेहान से रिवेंज लेना चाहता था। सिद्धार्थ को थोड़ी बहुत जो फिजिकल प्रॉब्लम हो रही थी उसे भी सिद्धार्थ ने इस वक्त इसलिए सहन कर रखा था ताकि वह अपने दुश्मन रेहान से बदला ले सके। जब सिद्धार्थ के बाकी बचे हुए लोग भी उसके बुलाने पर इंडिया आ गए थे तो सिद्धार्थ ने तुरंत एक बोट रेंट पर ली और फिर वह अपने सभी लोगों को लेकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के लिए निकल गया। और इस वक्त तक उसे रेहान की लोकेशन का भी पता लग गया था। रेहान के बारे में पता लगाना सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हिजू में इस वक्त सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड मून आइलैंड पर ही चल रहा था। और हिम आइलैंड जहां पर रेहान रहता था उसे ढूंढना इन लोगों के लिए बहुत इजी था। और रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के आसपास में चक्कर लगाने के बाद इन लोगों को इस आइलैंड की खूबसूरत सीनरी दिखाई दी जो इस वक्त बहुत सुंदर लग रहा था। बैंक्वेट पार्टी रखने की वजह से यहाँ पर चारों तरफ अच्छी खासी डेकोरेशन और लाइटनिंग हो रखी थी, जिस वजह से इन लोगों को रेहान को ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और सिद्धार्थ को रेहान के रेजिडेंस का पता लग गया था। और अब सिद्धार्थ अपने सभी लोगों को लेकर यहाँ आ गया था और उसने अपने सभी लोगों को हिमा एलन के आउटर सी एरिया की तरफ इकट्ठा कर लिया था।
और इस वक्त यह लोग यहाँ रुककर ड्रोन से आइलैंड की इंफॉर्मेशन मिलने का वेट कर रहे थे ताकि यह लोग रेहान से अपना बदला लेने जा सके। सिद्धार्थ और रेहान के बीच में पहले से कोई लड़ाई या दुश्मनी नहीं थी, यहाँ तक कि इससे पहले तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। पर आज जब रेहान ने रास्ता ब्लॉक करने की वजह से सिद्धार्थ और उसके लोगों को समुद्र के गंदे पानी में फेंक दिया था, तो उसके बाद सिद्धार्थ और उसके लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। समुद्र का पानी इतना ज्यादा गंदा था कि उसे किसी भी शब्द में डिस्क्राइब करना सिद्धार्थ और उसके सबऑर्डिनेट के लिए बहुत ज्यादा टफ था। और सिद्धार्थ ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ भी कभी कुछ ऐसा होगा। और यहाँ तक कि सिद्धार्थ को तो उस गंदे पानी की वजह से अभी तक बकाए आ रही थी और उसके मुंह का टेस्ट भी बहुत खराब हो गया था। हालांकि हॉस्पिटल में जाकर सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपने आप को अच्छे से क्लीन किया और वहां का बेस्ट ट्रीटमेंट लिया। हालांकि इन सबसे सिद्धार्थ और उसके लोगों को जो फिजिकल ट्रॉमा हुआ था और मेंटली उन्हें जो प्रॉब्लम हुई थी उसे दूर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए सिद्धार्थ रेहान से बहुत नफरत करने लगा था। सिद्धार्थ साउथ क्लाउड में एक बहुत अच्छे और बड़े परिवार से था, पर उसे यह नहीं पता था कि इंडिया में आने के बाद उसे यह सब सहन करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने इस वक्त तक अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के सामने अपनी सारी रिपोर्टें गंवा दी थी और यह उसके लिए मरने से भी ज्यादा पेनफुल था। और अगर अब उसने रेहान से बदला नहीं लिया और उसे भी सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट नहीं दिया तो सिद्धार्थ कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए सिद्धार्थ अपने पूरे परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके अपने सबऑर्डिनेट्स को रेहान पर अटैक करने के लिए भेजने वाला था। इस तरह डायरेक्ट एक्शन लेना मेजर फैमिलीज में डायरेक्ट बैटल के तौर पर कंसीडर किया जाता था और यह एक फुल स्केल ऑफ था। हालांकि सिद्धार्थ को अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी और वह अब रेहान के पास जाकर उससे लड़ना चाहता था। और इस वक्त सिद्धार्थ को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि ऐसा करने के बाद उसके और रेहान के रिलेशन लाइफ में फिर से कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। बहुत जल्दी ही सिद्धार्थ के ड्रोन रेहान के हिम आइलैंड के ऊपर उड़ने लग गए थे और इस वक्त ड्रोन से जो इमेजर शिप पर सिद्धार्थ को दिख रही थी वो भी बहुत क्लियर थी। आज की लेटेस्ट विजन टेक्निक बहुत ही स्मार्ट थी और इसकी वजह से एकदम अंधेरे में भी साफ देखा जा सकता था। पहले सिद्धार्थ ग्रीन और ब्लैक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज करता था, पर अब सिद्धार्थ मोस्ट एडवांस टेक्निक यूज कर रहा था। हालांकि जैसे ही ड्रोन ने अपनी तरफ से इमेजेस सिद्धार्थ के पास ट्रांसफर करना स्टार्ट किया तो उस वक्त ही आइलैंड पर लगा ड्रोन कैमरा रेहान के मैने की तरफ टर्न हो गया और जैसे ही शिप पर बैठे हुए सिद्धार्थ और उसके लोगों ने यह नजारा देखा तो वह सब लोग दंग रह गए और बहुत ही हैरानी के साथ एक दूसरे से कहने लगे, अंडरस्को व्हाट इज दैट, हे भगवान, ये मैनर कितना ज्यादा स्ट्रेंज है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे जेब से कवर किया गया है। क्या ये इम्पॉसिबल है? और वही सिद्धार्थ तो इस वक्त तक शॉक रह गया था। सिद्धार्थ और उसके लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिमालयन पर इस वक्त चल क्या रहा था। इसलिए वो लोग ड्रोन से आई हुई पिक्चर्स को देखने के बाद हैरानी से चिल्लाने लगे। सिद्धार्थ ने भी इस वक्त यह बात नोटिस की थी कि रेहान का मैना बाकी लोगों के मैना से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स अब थोड़ा हिमालयन के पास आकर उन लोगों को फॉलो करने लगे और रेहान के मैनर को देखने के बाद सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स भी रिएक्ट करने लग गए थे। रेहान का मैनर दूर से देखने पर भी बहुत शानदार लग रहा था। हालांकि यह लोग रेहान का मुकाबला कभी अपने सपने में भी नहीं कर सकते थे और इनकी तुलना कभी भी रेहान से नहीं की जा सकती थी। सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा और कुछ नहीं थे जो बस ऐसे ही किसी फालतू की बात में घूम घूम कर अपना टाइम खराब करते रहते थे और अपनी घटिया इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसी वैसी जगहों पर रात भर घूमते रहते थे। हालांकि इन सेकंड रिच जनरेशन के सभी लोगों की फैमिलीज जेड इंडस्ट्री को मैनेज करने में स्पेशलाइज थी और जन्म से लेकर अब तक के सेकंड रिच जनरेशन के बिगड़े हुए लड़के सिर्फ अपनी फैमिली के टुकड़ों पर ही पल रहे थे। हालांकि इन लोगों को भी अब तक जेड स्टोन के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई थी और यह लोग अब यह देखकर बता सकते थे कि डिफरेंट तरह के जेड्स में और उनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। इस वक्त बोर्ड पे लगी बड़ी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था वह कोई स्मॉल जेड नमेंट या कोई ऑब्जेक्ट नहीं था जिस पर हल्का फुल्का जेड का काम किया गया था, बल्कि यह एक मैनर था जो कि 10 स्क्वायर मीटर्स में बना हुआ था। और इस मैनर को देखकर कैसे ये सेकंड रिच जनरेशन के लोग ये बात रिकॉग्नाइज नहीं करते कि इस मैनर के बाहर बनी वॉल पर जेड स्टोन लगवाए गए थे। हालांकि सिद्धार्थ के सबधन और बाकी सभी सेकंड रिच जनरेशन के लोग भी बहुत रिच थे, पर रेहान के मैनर का ऐसा ग्रैंड और लक्सरी सीन देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे, क्योंकि इन लोगों ने आज तक की अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यहां तक कि एंटायर्स में सबसे रिच सिद्धार्थ शुक्ला का मैन अभी इतना लग्जरियस नहीं था जितना कि इनके सामने बना रेहान का मैना था। और इस वक्त कहीं ना कहीं इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों के एमघुट में यह बात घूम रही थी कि इतना आलीशान मैनर क्या इस वर्ल्ड में ऐसी कोई फैमिली भी है जो इतनी ज्यादा रिच है कि उसने अपने पूरे मैनर पर ही जेट स्टोन लगवा लिए हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई फैमिली रिच है और उसके पास बहुत सारे रुपए हैं तो वह अपने सारे रुपए अपनी लग्जरी में ही उड़ा दे, क्योंकि इन रिच लोगों को भी अपनी वेल्थ और पावर को मेंटेन करके रखना होता है। जितने जेड स्टोन्स रेहान के मैना पर इस वक्त लगे हुए थे
उतने जेड स्टोन्स होने के बाद तो लोग अपने आप ही बहुत रिच हो जाते हैं, और इतने सारे जेड स्टोन होने के बाद कोई भी नॉर्मल पर्सन इन्हें अपने घर में लगाने की जगह उन्हें बेचकर रिच होना ज्यादा प्रेफर करेगा और इन जेड स्टोन्स को अपने मैनर में लगाना। एक्स्ट्राग्राम आपस में बात करने लग गए। अंश को इट्स टू वेस्टफुल, क्या इस रेहान को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इन जेड स्टोन्स को घर में लगाकर वेस्ट नहीं किया जाता? इतने सारे जेड स्टोन्स को अपने मैनर पे लगाना बहुत ही अजीब लग रहा है। अगर मेरी फैमिली के पास इतने सारे जेड स्टोन्स होते तो मैं उन सभी को ज्वेलरी, एक्सेसरीज और ऑर्नामेंट्स में यूज करता, फिर उनकी वैल्यू करोड़ों में होती और मैं उन्हें बेचकर बहुत अमीर बन जाता। इस वक्त सिद्धार्थ के लोग रेहान के मैनर को देखकर जेलेसी में हंस रहे थे। इन सभी सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को मन ही मन रेहान से बहुत जलन हो रही थी, और अगर रेहान के लेवल की बात की जाए तो उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वह खुद ही गिनते गिनते थक जाए। वही यहाँ सिद्धार्थ के साथ जो उसके सबॉर्डिनेट थे, उनमें से कुछ का तो ऐसा मन कर रहा था कि वो रेहान के इन जेड्स को बेच दे और अमीर बन जाए। पर वही पास ही बैठा सिद्धार्थ इस वक्त अपने सबॉर्डिनेट्स की बातों पर जब ध्यान नहीं दे रहा था, और उसका ध्यान सिर्फ ड्रोन जो पिक्चर्स भेज रहा था उस पर ही था। पर वही पास ही बैठा सिद्धार्थ इस वक्त अपने सबॉर्डिनेट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, और उसका ध्यान सिर्फ ड्रोन जो पिक्चर्स भेज रहा था उस पर था। तभी सिद्धार्थ ने अपने मन में ही खुशी से चिल्लाते हुए कहा, यस यस, यही वह ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। इस वक्त सभी लोग यह देख पा रहे थे कि वह जेड स्टोन्स है। हालांकि स्क्रीन पर देखने पर इस बात का पता नहीं लग पा रहा था कि वह किस तरह का जड़ है, और यहां तक कि इस बात का पता सिद्धार्थ भी नहीं लगा पा रहा था। पर सिद्धार्थ का हिजू आने का एकमात्र रीजन ही ग्रीन माउंटेन जेड का पता लगाना था, और इसीलिए इन सभी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के बाद सिद्धार्थ के लिए भी इस बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं था। रेहान का पूरा मैनर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन से ही बना हुआ था, और ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की माइन भी किसी और के हाथों में नहीं थी। तो इसलिए सिद्धार्थ का पूरा शक रेहान पर ही जा रहा था कि हो ना हो वो टॉप ग्रीन माउंटेन जेड माइन रेहान के पास ही है, और कहीं ना कहीं इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी थी कि वह ग्रीन माउंटेन जेड माइनस के सामने बने आइलैंड पर ही थी। इस वक्त सिद्धार्थ बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और उसके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशंस थे जिसे सभी आसानी से देख पा रहे थे। पर किसी को नहीं पता था कि आखिर सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने सबॉर्डिनेट्स को डरते हुए कहा, अटैक, इस आइलैंड पर अटैक करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइलैंड पर जो लोग हैं वह मरे या जिए, अब मुझे बस ये आइलैंड और यह मैना चाहिए। सिद्धार्थ को अचानक से यह कहते हुए देखकर उसके सबधन को कुछ समझ नहीं आया, और सिद्धार्थ के लोगों को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनका बॉस सिद्धार्थ इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, और यह मैनर बस जेड स्टोन से ही तो बना हुआ है, इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात है। हाँ, माना यह मैना बहुत इंप्रेसिव है और बहुत ही खूबसूरत भी है, पर दूसरों से इतनी भी ज्यादा जलन नहीं रखनी चाहिए। राइट, सिद्धार्थ के सबधन ये सब इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उन्हें जेड स्टोन का तो पता था, पर उन ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन के बारे में नहीं पता था, और यहाँ आने से पहले सिद्धार्थ ने अपने सबॉर्डिनेट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सिद्धार्थ ने हिजू आने से पहले अपने लोगों से सिर्फ इतना ही कहा था कि उसे हिजू में कुछ बहुत जरूरी काम करना है। ऑन ऑफ कोर्स सिद्धार्थ इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था, यहाँ तक कि अपने सबॉर्डिनेट्स को भी। सिद्धार्थ और उसकी फैमिली इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का पूरा फायदा सिर्फ अकेले लेना चाहती थी, और इतनी मशक्कत के बाद फाइनली सिद्धार्थ को इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन के बारे में पता लग ही गया था। तो आखिर सिद्धार्थ ये सब जानकर भी एक्साइटेड कैसे नहीं होता। बेस्ट जेड होने की वजह से ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और ग्रीन माउंटेन जेड माइन से सिद्धार्थ शुक्ल की फैमिली एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकती थी, और साथ ही इनकी स्ट्रेंथ भी अब से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। रेहान ने इस टॉप क्वालिटी जेड का यूज अपने मैनर को बनाने के लिए किया था, और जब रेहान ने इतना ज्यादा जेड यूज किया है तो फंसो, यहाँ पर इस टॉप क्वालिटी के ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की बहुत बड़ी माइन होगी, और यहाँ पर जरूर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का प्रोडक्शन भी किया जाता होगा जो किसी की भी इमेजिनेशन से बहुत दूर है। इतनी बड़ी टॉप ग्रीन माउंटेन जेड माइनस आइलैंड पर है, और रेहान ने इसका यूज सिर्फ एक मैनर बनाने के लिए किया। यह भगवान के दिए हुए गिफ्ट को पूरी तरह से वेस्ट करना है। सिद्धार्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर इस वक्त जलसी से भरा हुआ था, और सिद्धार्थ का पजेसिव डिजायर भी बस एक्सप्लोर्स के मन में अब तक जो चल रहा था वह थॉट्स पूरी तरह से चेंज हो गए थे। और इस वक्त सिद्धार्थ सिर्फ रेहान को पकड़कर उसे तड़पाना ही नहीं चाहता था, बल्कि साथ ही इस हिम आइलैंड को भी पाना चाहता था, और सिर्फ हिम आइलैंड ही नहीं बल्कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड भी सिद्धार्थ को चाहिए था। सिद्धार्थ सोच रहा था कि अगर इस हिमाल पर टॉप क्लास ग्रीन माउंटेन जेड माइन है तो जरूर यहाँ पर ऐसी और भी जगह होंगी, और अगर रेहान के हिमाल को कंसीडर किया जाए तो अगर एक ग्रीन माउंटेन जेड माइन हिमा आइलैंड पर है तो 90% चांसेस इसके भी है कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर भी एक ग्रीन माउंटेन जेड माइन जरूर होगी, और यह भी हो सकता है कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जो ग्रीन माउंटेन जेड माइन है वह हिमा आइलैंड पर बनी ग्रीन माउंटेन जेड माइन से भी ज्यादा बड़ी हो,
और इन सब की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि जिसके बारे में सिद्धार्थ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि इस माइन इतनी ज्यादा वेल्थ अर्न की जा सकती थी कि सिद्धार्थ की कई पीढ़ियां भी आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती थी, और इसलिए सिद्धार्थ इतने कीमती जेब को मिट्टी में दबे दबे वेस्ट नहीं होने दे सकता था। इसलिए सिद्धार्थ इस माइन को जल्द से जल्द पाना चाहता था। और वैसे भी सिद्धार्थ के लिए इस ग्रीन माउंटेन जेड माइन का पता लगाना बहुत जरूरी था, और यह शुक्ला फैमिली का बहुत जरूरी प्लान था। और बहुराव चौधरी यह टॉप क्वालिटी ग्रीन माउंटेन जेड माइन अगर एक बार दिखाई दे गई या सिद्धार्थ ने उस माइन की रियल लोकेशन का पता लगा लिया, तो सिद्धार्थ तो यह माइन खुद के अलावा और किसी की नहीं होने दे सकता था। और यहाँ तक कि इस माइन का यूज करके वह रेहान को धमकी भी दे सकता था। अगर सिद्धार्थ को यह जेड माइन मिल गई तो सिद्धार्थ की वैल्यू के साथ साथ उसकी इज्जत भी काफी बढ़ जाएगी। तभी सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट ने सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद थोड़ा डाउट करते हुए सिद्धार्थ से कहा, बॉस, क्या हम उन पर हमला करने जा रहे हैं? तभी सिद्धार्थ ने बिना किसी डाउट के अपने सबऑर्डिनेट से कहा, हाँ, तुरंत उस तरफ मूव करो। अब मैं 1 सेकंड भी और इंतजार नहीं कर सकता। सिद्धार्थ की बात सुनकर उस सबऑर्डिनेट ने थोड़ा टैट करते हुए सिद्धार्थ से कहा, पर बॉस, ड्रोन ने तो अभी अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है और हमने तो अभी सिर्फ रेहान का मैन ही देखा है। हमें अभी भी इस बात का पता नहीं है कि वहां पर रेहान के पास अपने डिफेंस के लिए क्या क्या है और उसके साथ वहां कितने सारे लोग हैं। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, आखिर इस आइलैंड पर डिफेंस के लिए रेहान के पास क्या ही हो सकता है? और भूलो मत, हमारे पास भी यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं, तो हमें आखिर इतने से आइलैंड पर अटैक करने के लिए इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है? तभी कि दूसरे सबऑर्डिनेट ने कहा, यस बॉस, बिल्कुल सही ही तो कह रहे हैं। हम सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और रेहान और उसके लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और जब हम इतने सारे लोग जल्दबाजी में वहां जाएंगे तो कुछ लोग तो हमारे पांवों से ही कुचले जाएंगे और कुछ हमें देखकर ही डरकर भाग जाएंगे। जैसे ही दूसरे सबऑर्डिनेट ने यह बात सुनी, वह बहुत ही एरोजन हंसने लगा। हा हा हा, सिद्धार्थ ही नहीं, इस वक्त तक सभी सेकंड रिच जनरेशन के लोग रेहान से नफरत करने लगे थे। यह सभी सेकंड रिच जनरेशन के लोग थे और रेहान इन सबके साथ जो कुछ भी किया था उसके बदले यह लोग भी रेहान को टॉर्चर करना चाहते थे, और तब तक करना चाहते थे जब तक कि रेहान उनसे दया की भीख ना मांग ले। वहीं सिद्धार्थ के कुछ लोगों को अभी भी इसी बात की टेंशन हो रही थी कि वह अभी रेहान पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, और यह लोग अभी भी अपने बॉस सिद्धार्थ की तरफ ही देखे जा रहे थे। पर वही ये लोग अपने बॉस और बाकी के लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर थोड़ा अंकज भी हो रहे थे, और इन लोगों को भी अब यही लगने लगा था कि जब सब लोग रेहान पर अटैक करने के लिए मान ही गए हैं तो जरूर वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ आराम से हो जाएगा। इस वक्त इन लोगों के साथ शुक्ला फैमिली के 8,000 टॉप लीड्स थे और साथ ही 2,000 लोग बाकी रिच लोगों के सबऑर्डिनेट्स थे जो उनके साथ साउथ क्लाउड से यहाँ आए थे, और ये लोग सेकंड रिच जनरेशन से थे। हालांकि ये 2,000 लोग दिखने में उतने हट्टे कट्टे नहीं लग रहे थे, पर इन लोगों की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी। और जब 10,000 लोग एक साथ उस छोटे से हिमालयन पर अटैक करेंगे तो वहां ऐसा कुछ नहीं जो इन्हें हरा सके। और वही दिन में रेहान के से 6,000 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तो अभी भी आइलैंड को गार्ड करने में बिजी थे, और इस वक्त इस हिमा आइलैंड पर कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, और सिद्धार्थ इन लोगों को 1 मिनट में घुटनों पर ला सकता था। अब सिद्धार्थ इससे ज्यादा और वेट नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ से इस वक्त इस बात का वेट नहीं हो रहा था कि वह इस आइलैंड को अपनी टेरिटरी बनाएगा। तभी सिद्धार्थ ने पास में ही टेबल पर रखे वॉकी अंडरस्कोर टॉकी के पास जाकर उसमें चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग सामने बने, इस आइलैंड पर लैंड करना शुरू करो। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह बात कही तो सभी लोगों तक उसकी बात पहुंच चुकी थी, पर तब भी वो 100,000 लोग नावों में दुबक कर बैठ गए। इतनी कम जगह में बैठने की वजह से इन लोगों को घुटन होने लगी थी। इस बात को मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है कि रात को सी साइड पर ठंडी लहरें और हवाएं चलती हैं, और जैसे जैसे नाव आगे की तरफ जाती है वैसे वैसे ठंडी हवाएं बॉडी को हिट करती हैं। इसलिए जब तक ये लोग अपने सामने बने हिमालयन तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लोग इस तरह अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिन लोगों को इस तरह से शिप पर सफर करने की आदत थी वह अभी भी बिल्कुल ठीक थे, और जिन लोगों को शिप में सफर करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी या जिन्होंने आज तक शिप पर सफर नहीं किया था, वह लोग इस वजह से कांपने लगे थे, और कुछ तो यहां से पहले ही निकल के जा चुके थे। डेक का एरिया लिमिटेड था, इसलिए सबका एक साथ डेक पर रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, और 10,000 से ज्यादा लोग इस वक्त सिर्फ सील्ड कैब में रह करके ही इंतजार कर सकते थे और वही रहकर अपने बॉस के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। पर एंड में सिद्धार्थ की तरफ से कोई भी ऑर्डर मिलने से पहले ही इनमें से एक सबऑर्डिनेट वोमिट करने लगा। वो इस वजह से पूरे केबिन में बहुत ज्यादा स्मेल हो गई जिसे बाकी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और फॉर्चुनेटली तभी इन लोगों के लिए सिद्धार्थ का भी ऑर्डर आ गया। और जब इन लोगों ने सिद्धार्थ का ऑर्डर सुना और यह शिप आइलैंड पर बोर्ड करने को हुई, तब जाकर इन लोगों को कहीं चैन की सांस मिली और यह लोग एक साथ खुशी से चहक उठे। जिन लोगों को इन सबऑर्डिनेट के बारे में नहीं पता था, लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यह लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे।
वही सिद्धार्थ ने जब दूर से अपने लोगों को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखा तो उसे भी थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। सिद्धार्थ अपने मन में ही सोच रहा था कि जैसे उसने अपने लोगों के बारे में एक्सपेक्ट किया था, ये लोग बिल्कुल वैसे ही थे और उनका मोराल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिसका कंपैरिजन उनकी मोबिलिटी से किया जा सकता था। तभी सिद्धार्थ ने तेज आवाज में अपने सबधन से कहा, सभी शिप्स को अभी के अभी रोक दो और वहीं मेरे आने का इंतजार करो। और मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस आइलैंड पर जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरा है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां लोग हैं या फिर कोई दूसरा आइटम। अपने बॉस की बात सुनकर उसके सभी सबॉर्डिनेट्स ने एक साथ कहा, यस बॉस। इस वक्त सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा परवाह इस आइलैंड की वैल्यू की थी। वहीद दूसरी तरफ सिद्धार्थ के लोग अभी भी स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे और लार टपका रहे थे। जब से ड्रोन ने हिमालयन की इमेजेस ट्रांसफर की थी तब से इन लोगों ने यह देख लिया था कि इस वक्त आइलैंड पर एक बैकवर्ड पार्टी रखी जा रही थी और इसलिए उन लोगों को लजीज खाने की बहुत ही स्वादिष्ट स्मेल आने लग गई थी। जब से ड्रोन ने हिमालयन की इमेजेस ट्रांसफर की थी तब से इन लोगों ने यह देख लिया था कि इस वक्त आइलैंड पर एक बैंक्वेट पार्टी रखी जा रही थी और इसलिए उन लोगों को लजीज खाने की बहुत ही स्वादिष्ट स्मेल आने लग गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त सिद्धार्थ के सभी सबधन की नजर उन खूबसूरत लड़कियों पर भी थी जिनका यह लोग सुबह पीछा कर रहे थे और जिनके लिए इन लोगों ने पूरा का पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था। यह लड़कियां इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि इन सब ने बहुत छोटी छोटी ड्रेस पहन रखी थी और रेहान के मैनर पर बने पूल में इस वक्त वो लड़कियां किसी मोहम्मद से कम नहीं लग रही थी। इस तरह का सीन देखने के बाद सेकंड रिच जनरेशन के यह लोग अब बेचैन हो गए थे और जल्द से जल्द अपने सामने बने हिम आइलैंड पर पहुंच जाना चाहते थे। तभी उन सबॉर्डिनेट्स ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। बहुत सही कह रहे हैं, हम लोगों को अब और वेट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए। मैं भी जल्दी से आइलैंड पर जाना चाहता हूं और वहां जाकर उन खूबसूरत लड़कियों से बातें करना चाहता हूं। ही ये सच में बहुत ही कमाल का सीन था और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सीन था। इसलिए बॉस, आप प्लीज इन गार्ड्स को कह दीजिए कि वो वहां पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनको हट ना करें। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, रिवेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही उन खूबसूरत लड़कियों से बात करना और उनके साथ फन करना भी तो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। यह सेकंड रिच जनरेशन के लोग बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह ही थे, पर इस वक्त ये लोग आइलैंड को पाने के लिए यह सब नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां जो खूबसूरत लड़कियां थी उन्हें देखकर ऐसा कर रहे थे। और यह लोग अब जल्द से जल्द आइलैंड पर पहुंचकर मस्ती करना चाहते थे। यह लोग बस सिद्धार्थ के सबॉर्डिनेट्स ही थे और इससे ज्यादा सिद्धार्थ को भी इनसे कोई खास लगाव नहीं था। आइलैंड पर जाकर यह भी हो सकता था कि इनमें से कोई सबॉर्डिनेट वहां किसी लड़की को पटाने में कामयाब हो जाए, पर सिद्धार्थ के लिए सबसे अच्छी बात यही थी कि इसके सभी लोगों का ध्यान वहां जाने के बाद सिर्फ उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ ही होगा और इससे सिद्धार्थ को भी अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। सिद्धार्थ को इस वक्त यही लग रहा था कि वह सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और अगर एक बार उसने इस टॉप क्वालिटी के ग्रीन माउंटेन जेड माइन को हासिल कर लिया तो उसके पास इतनी वेल्थ और स्टेटस आ जाएगा कि वह 7 जन्म में भी खत्म नहीं होगी और वह सबसे ज्यादा रिच हो जाएगा। हाँ, अभी तो बस वह इन सब के बारे में सोच ही रहा था और लम्हे अभी तक उस माइन तक नहीं पहुंच पाया था, पर बहुत जल्दी ही वह वहां भी पहुंच जाएगा और इसके साथ ही उसे उस आइलैंड पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के भी दर्शन होंगे जिनके साथ वह बहुत सारा फन करने वाला था। और यही सब सोचकर वह इस वक्त बेचैन हुए जा रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने आदमियों से कहा, वहां जाकर भूल से भी कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, और मैंने तुम सबको रूल्स पहले ही बता दिए हैं। तुम वहां की किसी भी चीज को नहीं ले सकते हो, उन पर सिर्फ मेरा राइट होगा। हाँ, मुझे तुम लोगों को ऑर्डिनरी गुड्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी जितनी भी बेस्ट चीजें हैं वह सब मेरी हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके एक सबऑर्डिनेट ने उससे कहा, बिल्कुल बॉस, इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं है। सबसे बेस्ट चीज तो आप ही डिजर्व करते हैं और आप टेंशन मत लीजिए बॉस, जो भी बेस्ट चीज होगी उसे हम लोग छुएंगे भी नहीं। और वहां पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनमें भी सबसे बेस्ट आप ही डिजर्व करते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने इस सबऑर्डिनेट की बात सुनी तब जाकर वह थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। तभी उसने सहमत होते हुए और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, यस, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चलो अब जल्दी से वहां जाने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने लोगों को ये ऑर्डर दिया तो ऑर्डर मिलते ही सभी शिप्स हिमालयन की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। पर इस वक्त ये लोग अंधेरे में भागते हुए जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त रेहान हिमालयन पर बने अपने मैना में अपने सभी एम्प्लॉयज और बाकी के गेस्ट के साथ बैंक्वेट पार्टी एंजॉय कर रहा था। और इस वक्त रेहान को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ और उसके लोग अपने गंदे इंटेंशंस के साथ उसके आइलैंड पर आ रहे हैं। इस जगह का ऑनर और इन सभी एम्प्लॉयज का बॉस होने की वजह से रेहान इस बैंक्वेट का सबसे इंपॉर्टेंट पसंद था। स्टमून एंटरटेनमेंट में काम करने वाली सभी गर्ल एम्प्लॉयज बहुत ही खूबसूरत थी और इसलिए इस वक्त रेहान का यह मैनर इन खूबसूरत लड़कियों से भरा पड़ा था
और ये गर्ल एम्प्लॉयज भी कैसे भी करके अपने बॉस रेहान मित्तल को अट्रैक्ट करना चाहती थी। इसलिए इन सभी गर्ल एम्प्लॉयज ने इसी इरादे से थोड़े छोटे और बहुत अच्छे दिखने वाले कपड़े पहन रखे थे। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो पूल में भी जाकर डांस कर रही थीं, जिसे देखने के बाद वहां खड़े सभी मेल एम्प्लॉयज का दिल उनकी तरफ ही खींचा चला जा रहा था। यह लड़कियां इस वक्त किसी नशे से कम नहीं थीं, जिनका नशा यहाँ खड़े सभी मेल एम्प्लॉयज पर हो रहा था। यहाँ पर इन गर्ल एम्प्लॉयज के साथ ब्यूटीफुल सिया, अवनी, रिधिमा, राधिका, साशा, रीना, कियारा भी थी। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी वह सभी रेहान को खुश करने की कोशिश में लगी हुई थीं, ताकि रेहान उन लड़कियों की तरफ ध्यान दे। यहाँ का ऐसा सीन इस वक्त बिल्कुल राजा महाराजा के टाइम पर जो हरम होता था उसकी याद दिला रहा था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां राजा को अपनी खूबसूरती की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं। या ऐसा भी कहा जा सकता था कि स्टार्स ने चांद को चारों ओर से लिया था। अपने सामने यह सब देखकर बाकी के मेल एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि इन खूबसूरत लड़कियों की नजर अभी भी सिर्फ रेहान पर ही टिकी हुई थी और रेहान के अलावा यह लड़कियां किसी और लड़के की तरफ देख भी नहीं रही थी। वहीं इस वक्त अर्थ और अथर्व, जिनको इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, वह चुपचाप बस एक कोन में बैठे थे। यह दोनों खड़े खड़े थक गए थे, इसलिए नीचे बैठ गए। पर बैठे बैठे भी रेहान को इस बात के लिए कोस रहे थे कि उनका यहाँ कोई भी दोस्त नहीं था और रेहान भी इस वक्त बाकी के लोगों के साथ बिजी था। अर्थ और अथर्व अपने मन में यही सोच रहे थे कि सब लोग बस खाने पीने और नाचने गाने में ही बिजी हैं और इसके अलावा किसी को किसी और बात से कोई मतलब नहीं है। पर तभी थोड़ी ही देर बाद में अर्थ और अथर्व की नजर कॉर्नर से आती हुई परछाई पर पड़ी, जो उनकी ही तरफ बढ़ रही थी। तभी अर्थ ने क्यूरियस होते हुए कहा, हे, क्या ये अमन है? पर ये अब यहाँ क्यों आ रहे हैं? तभी अमन ने डिसपे हुए और उसे पानी में फेंकते हुए और थोड़ा नाखुश होते हुए उनसे कहा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ आ गया ताकि हम एक दूसरे को कंफर्ट दे सके। अमन की बात सुनकर अर्थ और अथर्व ने एक साथ अमन से कहा, साय, शायद हम लोग एक दूसरे से डीप कनेक्टेड हैं। इस वक्त अर्थ और अथर्व दोनों ही अमन की फीलिंग लिस्ट पीछे से आया था, पर अमन के पर्पस हमेशा से ही शरीफों वाले कभी नहीं थे। अमन पहले ही इतना रिस्क लेकर यहाँ आया था, पर अभी भी बस वह यहाँ बातचीत के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। अमन जितना शरीफ दिखता था उतना था नहीं। अमन को यह बात अच्छी इससे पता थी कि रेहान की ईस्ट मून एंटरटेनमेंट कंपनी में बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज हैं जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत और इनोसेंट है। यहाँ तक कि यह फीमेल एम्प्लॉयज अमन की सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर थी और इसीलिए अमन आज इसी इरादे के साथ यहाँ आया था। पर किसने सोचा था कि यहाँ आने के बाद ये लड़कियां उसकी तरफ देखेंगी भी नहीं। उससे इंप्रेस होने की तो बहुत दूर की बात थी। इन सब लड़कियों की आंखों में इस वक्त सिर्फ रेहान ही था और ये सभी लड़कियां इस वक्त सिर्फ रेहान की अटेंशन पाने के लिए तरस रही थीं। और ये देखकर अमन थोड़ा डिसपॉइंट हो गया और अर्थ और अथर्व के पास आकर एक कोने में बैठ गया और इस वक्त अमन ग्राउंड पर बैठा बैठा स्कल्स बना रहा था। तभी अचानक से अमन ने थोड़ा दुखी होते हुए और रोते हुए अर्थ और अथर्व से कहा, मैं आज के बाद कभी भी रेहान की बैंकेट पार्टी में नहीं आऊंगा। अमन की बात सुनकर अर्थ ने भी सहमत होते हुए उससे कहा, यस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और ये सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। हम भी रेहान की ऐसी पार्टी में कभी नहीं आएंगे और अब तो आएंगे भी तो बस यहाँ पर हमारे ग्रैंडसन्स ही आएंगे। तभी अथर्व ने कहा, यह सच में बहुत ज्यादा ट्रैजिक है और ऐसे तो हम लोग हमेशा सिंगल ही रह जाएंगे क्योंकि सभी लड़कियां रेहान को ही अटेंशन देती हैं। मैं अब अपनी और अनस बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहां अब और नहीं रोक सकता। इस वक्त अथर्व की नजर सिर्फ रेहान पर ही टिकी हुई थी, जिसके साथ डांस और मस्ती करने के लिए सभी लड़कियां मरे जा रही थीं और यह देखकर अथर्व को मन ही मन बहुत दुख होने लगा। इस वक्त अथर्व को रेहान की किस्मत से जलन हो रही थी कि आखिर सभी लड़कियां सिर्फ रेहान के पीछे ही पड़ी रहती हैं और उसे भाव क्यों नहीं देती। अथर्व भी उन खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस और फन करना चाहता था। अथर्व भी यह फील करना चाहता था कि इन खूबसूरत लड़कियों के करीब आकर कैसा फील होता है, पर अनफॉर्चुनेटली अथर्व और बाकी लोग इस बारे में सिर्फ सपने ही देख सकते थे, क्योंकि अभी तो ऐसा दूर दूर तक होता नहीं दिख रहा था। रेहान जो इस वक्त उन खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस और मस्ती कर रहा था और एक एम्परर वाले ट्रीटमेंट ले रहा था, उसने जैसे ही मैगी को अपनी तरफ सीरियस होकर आते हुए देखा तो उसने थोड़ा डाउट करते हुए उससे कहा, क्या हुआ, क्या मैटर है? रेहान की बात सुनकर मैगी ने अपनी आंखों को बाहर निकलते हुए उससे कहा, बॉस, यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ ड्रोन उड़ रहे हैं जो हमारी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं और पानी की तरफ कुछ अननोन शिप्स भी दिख रही हैं जो बहुत तेजी से इसी तरफ आ रही है। जैसे ही रेहान ने मैगी की बात सुनी तो वह दंग रह गया और तभी उसने आगे मैगी से कहा, व्हाट, किसमें इतनी हिम्मत आ गई? इतना कहने के बाद रेहान कुछ देर के लिए रुका और सोचने लगा कि आज पूरे दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। पर तभी रेहान ने मैगी से कहा, क्या यह वही सेकंड जनरेशन के लोग हैं जो मुझसे पिटने के बाद भी हार नहीं माने और वापस यहां चले आए? हालांकि इस वक्त है माइलन की सिक्योरिटी इतनी भी ज्यादा वीक नहीं थी जितनी कि वह दिख रही थी, क्योंकि यह
एक ऐसी जगह थी जहां पर रेहान काफी टाइम से रह रहा था, और इसके अलावा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का बेस कैंप भी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर ही था, जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं था। इसलिए इस वक्त हिमा आइलैंड की सिक्योरिटी बाहर से देखने पर थोड़ी कम ही लग रही थी, पर अंदर से यह जगह पूरी तरह से सिक्योर्ड थी हिमालयन पर। इस वक्त बहुत सारे गार्ड थे, इनफैक्ट यहाँ की डिफेंसिव फैसिलिटी भी एकदम परफेक्ट और टाइट थी। एंड ये बेसिकली इसीलिए था क्योंकि ये रेहान का रेजिडेंस था। नॉर्मली ना यहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को नहीं रखता था क्योंकि उनका यहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता था, और कार्तिक को ऐसा लगता था कि अगर यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हुए तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। हालांकि इन सब के बावजूद रेहान के इस आइलैंड पर और यहाँ तक कि पानी में भी बहुत सारे डिफेंसिव इक्विपमेंट्स थे, और पानी की गहराई में तो हर तरह के हाईटेक डिटेक्शन इक्विपमेंट थे। और अगर कोई भूल से भी पानी की उस रेंज तक चला जाता तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं होते थे, उन्हें इन सब के बारे में पता लग जाता था और वो तुरंत कोई एक्शन ले लेते थे। पानी की गहराई में हर तरह के हाईटेक डिटेक्शन इक्विपमेंट्स थे, और अगर कोई भूल से भी पानी की उस रेंज तक चला जाता था तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं होते थे, उन्हें इन सब के बारे में पता लग जाता था और वह तुरंत कोई एक्शन ले लेते थे। हालांकि ज्यादातर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर ही रहते थे, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि हिम आइलैंड पर गार्ड्स रहते ही नहीं थे। यूजुअली आइलैंड के आउटर पेरीमीटर में 1 या 2 स्क्वाड गार्डिंग भी होती थी। हिमाल के को एरिया पर ही रेहान का मैना था, जहां पर रेहान की स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव फोर्स होती थी, और वहीं पर मैकेनिकल बायोनिक ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हुए मोना प्रोटेक्शन देती थी। मोना एक फर्स्ट बायोनिक ह्यूमन एक्सपीरियंस मशीन थी जो एकदम सक्सेसफुली क्रिएट की गई थी, और इसके लिए रेहान ने रजत की रिसर्च लैब के लिए बहुत सारे रुपए खर्च किए थे, और ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन का रिसर्च और डेवलपमेंट करंटली डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है। हालांकि रजत और बाकी लोगों का अटेंशन भी प्रोडक्शन लाइन के डेवलपमेंट की तरफ था, और अब जब बायोनिक ह्यूमन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैच्योर हो गई है तो रेहान सिर्फ उस एक से सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए उसने रजत और बाकी लोगों से मुन्ना जैसे ही और बायोक रोबोट्स रिसर्च रूम में बनाने के लिए कह दिए थे, और बायोनिक ह्यूमंस के अलावा रेहान ने यहाँ बायोनिक डॉग्स भी प्रोड्यूस करवाए थे जिसमें और भी ज्यादा कॉम्बैट पावर थी। और मोना से पहले 3 बायोनिक डॉग्स भी देखे गए थे, पर अभी रेहान के मैनर की गार्डिंग पावर 3 बायोनिक डॉग्स से बढ़कर 10 बायोनिक डॉग्स तक पहुंच गई है, और एक बायोनिक ह्यूमन से बढ़कर 3 बायोनिक ह्यूमंस हो गई है। इस तरह ये अब कुल मिलाकर 13 बायोनिक रोबोट्स हो गए थे। भले ही ये दिखने में बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हो, पर बायोक मशीन की कॉम्बैट स्ट्रेंथ कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जब इनमें से एक ह्यूमन रोबोट मोना कार्तिक के साथ जापान गई थी तो उसने कोको को बचाने के साथ साथ रोहन कपूर के हजारों गड्स को भी धूल चटा दी थी और उन्हें घुटनों पर ला दिया था, और साथ ही अपनी हार मानने को मजबूर कर दिया था। यह बात तो अब रेहान भी एक्सेप्ट करने लग गया था कि अगर मोना वहां जापान में इनके साथ नहीं होती तो रेहान और उसके लोग वहां से बचकर सही सलामत वापस इंडिया नहीं आ पाते। और यह कहा जा सकता है कि बायोनिक रॉबर्ट्स के सामने पुराने जमाने के लाइट वेपन्स किसी काम के नहीं हैं, और वह इतनी आसानी से बायोनिक रोबोट्स के डिफेंस को नहीं तोड़ पाएंगे। और अगर स्ट्रेंथ स्पीड एजिलियन बायोनिक रोबोट्स में इतनी पावर थी कि यह ऑर्डिनरी ह्यूमन को भी कुचल सकते थे, और अगर इस बारे में भी बात की जाए कि वह कोई वीक ऑर्डिनरी ह्यूमन है या फिर कोई बहुत ताकतवर एक्सपर्ट, तो इन बायोनिक रोबोट्स के लिए वो किसी ट्रैश से ज्यादा और कुछ नहीं है जिसको ये 2 सेकंड्स में ईयर कर सकते हैं। अगर इन 13 बायोनिक रोबोट्स पर विश्वास किया जाए तो रेहान का मैनर इस वक्त पूरी तरह से किया था, और उन्हें सिद्धार्थ के लोगों से कोई खतरा नहीं था। इस वक्त तक सिद्धार्थ और उसके लोगों की शिप भले ही सी एरिया से होते हुए रेहान के हिमालयन की तरफ आ रही थी, पर वह अभी तक आइलैंड के अलर्ट एरिया में एंटर नहीं हुई थी। हालांकि जैसे ही यह लोग हिम आइलैंड पर आने की जल्दबाजी करने लगे तो वहां लगे सभी डिटेक्शन इक्विपमेंट ने तुरंत इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, और वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने, जो ड्रोन रेहान के हिमालयन पर वहां की इंफॉर्मेशन लाने के लिए भी था, वो भी वहां के एंटी सिक्योरिटी इक्विपमेंट की नजरों में आ गया था, और इस वजह से वहां पर अलार्म बजने लगा था। मैगी, जो इस वक्त ड्यूटी पर थी, उसने अपने आसपास उड़ने वाले ड्रोन देख लिए थे, इसलिए उसने गार्ड्स को जैमस यूज नहीं करने दिया, क्योंकि मैगी अपने दुश्मनों को अलग नहीं करना चाहती थी, और मैगी इस बात का पता लगाना चाहती थी कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वह रेहान की टेरिटरी में घुसने की सोच रहा था। वही सिद्धार्थ और उसके लोगों को अब तक यही लग रहा था कि उसके दुश्मनों को अब तक उनके ड्रोन के बारे में पता नहीं लग पाया है, और ना ही उनके पास कोई फेंस है। इसलिए इस बात का पता लगते ही मैगी ने तुरंत रेहान को ढूंढा और यहाँ की करंट सिचुएशन के बारे में उसे रिपोर्ट किया। इस वक्त मैगी वही खड़ी रेहान के डिसीजन का वेट कर रही थी। जैसे ही रेहान को इस बारे में पता चला तो रेहान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। रेहान ने एंजॉयमेंट के लिए इतनी बड़ी बैंक्वेट पार्टी रखी थी जहां पर आज एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां आई थी, और रेहान भी वहां काफी एंजॉय कर रहा था, पर सिद्धार्थ और उसके लोगों ने आकर उसका सारा मजा किरकिरा कर दिया था। तभी रेहान ने मैगी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये वही सेकंड रिच जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने दिन में हमारे लोगों को परेशान किया था और अब फिर यहाँ परेशान करने आ गए हैं, इसलिए तुम जल्द से जल्द डिफेंस अरेंज करो, पर उन लोगों को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए मत आने देना। रेहान की बात सुनकर मैगी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे कहा,
डोंट वरी बॉस, टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ जल्द ही पहुंचते होंगे और आइलैंड पर इस वक्त जितने भी गार्ड्स हैं वो डेफिनेटली इन लोगों को अंदर नहीं आने देंगे और ना ही आपका मूड खराब होने देंगे। मैगी की बात सुनकर रेहान ने संतुष्ट होते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और मैगी से कहा, हाँ, और यही बेस्ट होगा कि उनसे आउटर रीजन में ही डील कर ली जाए और अगर पॉसिबल हो तो यहाँ से एक सिंगल पर्सन भी बच के नहीं जाना चाहिए। रेहान की बात सुनकर मैगी ने उससे कहा, यस बॉस, ऐसा ही होगा, हमारे गार्ड्स अपना बेस्ट देंगे। और इतना कहकर मैगी वहां से चली गई। वही रेहान भी अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ गई। पहले रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के डेवलपमेंट में बहुत सारा लेबर यूज किया गया था, जिसके लिए रेहान को काफी पे करना पड़ा था। और अब जब ये रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड बहुत बड़ा हो गया था, जिसमें बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ने वाली थी, एंड रेहान चाहता तो इसके लिए सिद्धार्थ और उसके लोगों को फ्री लेबर की तरह यूज कर सकता था। सिद्धार्थ और उसके लोग यहाँ आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे और यह लोग रेहान के डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त थे। वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ जल्द से जल्द हिमालयन पर पहुंचना चाहता था। सिद्धार्थ शिप पर बनी रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा हो गया और इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी हाल में उस ग्रीन माउंटेन जेड माइन को पाकर रहेगा और साथ ही रेहान से भी बदला लेगा। सिद्धार्थ बिना वजह यही सब सोच कर अपने मन में ही खुश हुए जा रहा था और उसके दिल में अभी एक अलग ही तरह की फीलिंग आ रही थी। इन सब थॉट्स के साथ कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को इस तरह की फीलिंग इसलिए भी आ रही थी क्योंकि इस वक्त समुद्र में होने की वजह से उसे चारों तरफ से ठंडी हवा लग रही थी और इस वजह से उसे ठंड लगने लगी थी। इस वक्त सिद्धार्थ अपने मन ही मन यही सोच रहा था कि उसे कुछ और कपड़े पहनकर यहाँ आना चाहिए था ताकि उसे कम से कम ठंड तो नहीं लगती, पर अब वह बाद में ही कुछ और कपड़े पहन पाएगा ताकि उसे ठंड ना लग जाए, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से ऑलरेडी सिद्धार्थ को थोड़ी बहुत ठंड लग गई थी। आज जो कुछ भी सिद्धार्थ के साथ हुआ उसकी वजह से अपने लोगों के सामने सिद्धार्थ की ग्लोरियस इमेज पर भी असर पड़ा था, जिसे वह आज रेहान से बदला लेकर वापस रन करना चाहता था। जैसे ही सिद्धार्थ की सभी शिप्स आइलैंड के किनारे पर पहुंची तो इन लोगों ने ओरिजिनली सोचा था कि यहाँ बहुत सारे गाज आसपास में नजर रख रहे होंगे, इसलिए इन लोगों ने किसी भी तरह का कोई अलार्म यूज नहीं किया। पर सिद्धार्थ ने यह कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह जगह इतनी ज्यादा शांत होगी और यहाँ पर एक भी इंसान नहीं होगा। हालांकि सिद्धार्थ ने जितना एक्सपेक्ट किया था यह सिचुएशन उससे भी ज्यादा बेटर थी, इसलिए सिद्धार्थ के सभी लोग शिप से नीचे आ गए और छिप हुए जल्दी से आइलैंड की तरफ जाने लगे ताकि ये लोग वहां खड़े किसी भी गार्ड की नजर में ना आ सके। पर यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति थी और इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने सामने की तरफ बने साइलेंट बोर्ड की तरफ देखा, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस थोड़े पजल्ड हो गए थे। सिद्धार्थ इस वक्त थोड़ा नर्वस लग रहा था। तभी सिद्धार्थ के एक सबॉर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस, हमारे आदमी धीरे धीरे शिप से बाहर जा रहे हैं, कुछ कर लेते हैं। क्या हम भी इनके साथ चले या हमें यहीं रहकर थोड़ी देर और वेट करना चाहिए? अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा हेसिटेशन करते हुए उससे कहा, वेट, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? अपने बॉस की बात सुनकर इस सबॉर्डिनेट ने कहा, पर बॉस, इसमें अजीब क्या है? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल नॉर्मल है। तभी सिद्धार्थ ने अपने सबॉर्डिनेट से कहा, चाहे जो हो, पर यह बात बिल्कुल सच है कि ये रेहान हिज में बहुत पावरफुल है। फिर तुम्हें नहीं लगता कि इस आइलैंड पर उसके डिफेंस के लिए बहुत कम लोग हैं? सिद्धार्थ की बात सुनकर इस सबॉर्डिनेट ने उससे कहा, ओ बॉस, तो आप ये सब सोचकर इतना वरीद है, पर बॉस, यहाँ पर खड़े रहकर गैस करना थोड़ा मुश्किल है। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी इस सबॉर्डिनेट ने सिद्धार्थ से स्माइल करते हुए कहा, यह शायद मैन में इस वक्त बैंक्वेट पार्टी चलने की वजह से है और फिर यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां भी तो हैं और इसीलिए गाज का भी इस वक्त काम करने का मूड नहीं होगा। तभी एक और सबॉर्डिनेट ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है बॉस, और जब इन गार्ड्स को इस बात का पता चलेगा कि हम लोगों ने उसके बॉस को चारों ओर से घेर लिया है तो वह लोग घबरा जाएंगे और घबराकर यहां से भाग जाएंगे। तभी उस पहले वाले सबॉर्डिनेट ने कहा, हाँ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। तभी सिद्धार्थ के एक और सबॉर्डिनेट ने पीछे से कहा, इस वक्त तो मैनर में भी बहुत सारी यंग और प्रेटी लड़कियां होंगी। आखिर रेहान उन सबके साथ अकेले ही मस्ती कैसे कर सकता है? इसलिए हाँ, जो गार्ड सिक्योरिटी के लिए पहरा दे रहे थे वह भी उनके साथ मस्ती करने चले गए हैं और किसे पता, हम लोगों को भी उन लड़कियों के साथ मस्ती करने का मौका मिल जाए। हाँ, इस वक्त सभी सेकंड रेट जनरेशन के लोग तेज तेज हंस रहे थे और इन्हें देखकर सिद्धार्थ भी अपने आप को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। और अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर इस वक्त तक सिद्धार्थ के दिल में जो कुछ भी डाउट थे वह सब भी खत्म हो चुके थे। सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा कि उसके लोग उससे जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। हालांकि जितनी बड़ी फैमिली होती है उसमें सबसे ज्यादा सुपीरियर होता है और उसके साथ काम करने वाले लोग भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं और सीक्रेट कुछ मेल एम्प्लॉयज और गार्ड्स
बड़ी फैमिली में काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉय से प्राइवेटली ही डील कर लेते हैं। और इस बात को भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इस आइलैंड पर मेलैंड से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था और यहाँ तक कि यहाँ पर किसी की परछाई भी नहीं देखी जा सकती थी। इसलिए इन गार्ड्स के लिए भी यहाँ पर अकेले रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था और वह यहाँ रहकर अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें भी किसी ना किसी लड़की को यहाँ ढूंढना ही था ताकि वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर सके, और यही ह्यूमन नेचर होता है। इसलिए इस वक्त सिद्धार्थ के मन में यहाँ की शांति को लेकर अब कोई डाउट नहीं था और सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा इस वक्त बस रेहान का जेट स्टोन से बना मैन ही अट्रैक्ट कर रहा था। सिद्धार्थ ने इसे अब तक ड्रोन से भेजी हुई पिक्चर से ही देखा था, पर अब सिद्धार्थ इसे करीब से देखने के लिए और वेट नहीं कर सकता था। भले ही वो जेब का पीस हो या नहीं, पर फिर भी सिद्धार्थ इसे अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लेना चाहता था। सिद्धार्थ से अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था, चाहे फिर वह जेड स्टोन का टुकड़ा हो या ना हो। हालांकि सिद्धार्थ ड्रोन से क्लिक हुई फोटो में उस जेड स्टोन और रेहान के मैनर को देख चुका था और उसे कहीं ना कहीं 90% तक इस बात का कंफर्मेशन मिल चुका था कि रेहान के इसी आइलैंड पर जेड स्टोन की माइन है। हालांकि अभी भी एक बार सिद्धार्थ अपनी आंखों से इसे कंफर्म करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, सब लोग जल्दी से आइलैंड पर उतरो और इस मामले को सेटल करो। हमें सबसे पहले आइलैंड के मैनर पर अटैक करना है और उस रेहान नाम के रईस लड़को जिंदा पकड़ना है। जैसे ही बाकी लोगों ने देखा कि उनके बॉस सिद्धार्थ इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो बाकी सब लोग भी एकदम से जोश में भर गए और एक के बाद एक अपने साथ आए हुए उन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देने लगे, सबसे पहले उस रेहान मित्तल को पकड़ो और उसके बाद इस आइलैंड पर जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको पकड़ो। हाँ, इस वक्त जितनी भी शिप्स थीं उन सब में इन सारे लड़कों की तेज तेज हंसने की आवाज आ रही थी, जिनकी आवाज से ही पता चल रहा था कि इनकी गंदी नजरें इस वक्त आयल की इन खूबसूरत लड़कियों पर जमी हुई हैं, जिन्हें यह हर हाल में पाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आयल पर सिद्धार्थ और उसके आदमियों को कहीं भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि मैगी को जैसे ही पता चला कि कुछ लोग उन पर अटैक करना चाहते हैं, तो उसने पहले ही अपने सब लोगों को छुपकर अपने दुश्मन के अटैक करने तक इंतजार करने का और दे दिया था। मैगी देखना चाहती थी कि आखिर यह कौन लोग हैं और क्यों रेहान पर अटैक करना चाहते हैं। रेहान को भी पहले ही इस बारे में पता चल चुका था और वह भी बहुत कैलेस होकर सबको यही दिखा रहा था कि उसे इस वक्त अपने दुश्मन की चाल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि उनके दुश्मन एक बार उनकी बॉर्डर के अंदर एंटर कर जाएं और उसके बाद ये लोग इन्हें यहां से अपने बॉस की मर्जी के बिना हिलने तक का मौका नहीं देंगे। अभी तक जितनी भी बायोक मशीनें रजत और बाकी लोगों ने उस फैक्ट्री में बनाई थी, वह सब रेहान के इस आइलैंड पर मौजूद थी और उन सबको भी इन दुश्मनों से लड़ने के लिए सही जगह पर सेट कर दिया गया था। सिद्धार्थ और उसके बाकी दोस्तों को लग रहा था कि यहाँ जितने भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वह सब फ्री की दारू और खाना खाने के लिए चले गए होंगे, या उनमें से कुछ यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के साथ मस्ती करने के लिए चले गए होंगे। इसीलिए उन लोगों को यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। हालांकि इन लोगों को नहीं पता था कि रेहान के लिए काम करने वाला 1-to-1 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। यह लोग रेहान की सिक्योरिटी को लेकर कभी भी कोई भी कोताही नहीं बरत सकते थे, खास करके तब जब रेहान इन सब लोगों का अपनी फैमिली की तरह ध्यान रखता था। रेहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स में ज्यादातर सारे सिक्योरिटी गार्ड आदमी थे और बहुत कम लड़कियां सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल थे। ये लोग 24 घंटे और 12 महीने रेहान के लिए काम करते थे और इस आइलैंड पर रहकर करते थे, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल काम था। जब से बिजनेस आइलैंड बनकर तैयार हुआ था तब से रेहान ने यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स, अलग अलग तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी थी जो सिर्फ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ही थी। जब भी ये लोग अपनी ट्रेनिंग या जॉब से फ्री होते थे तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए चले जाते थे। यहाँ पर इनकी लगभग सारी पर्सनल नीड्स का सोल्यूशन था। वहीं दूसरी तरफ अभी तक रेहान आइलैंड पर आई हुई इन खूबसूरत लड़कियों और बाकी मेहमानों से बच के मैनर के डिफेंस एंड कमांड सेंटर में आ गया था, जो उसी के मैनर में बना हुआ था। इस वक्त पूरे डिफेंस फोर्स की कमांडर के तौर पर मैगी सबको कमांड दे रही थी और यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स और बायोक मशीनरी थी उन सबको कमांड कर रही थी। अंदर आते ही रेहान ने सीधे सवाल किया, अब सिचुएशन कैसी है? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बॉस, सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। जो लोग यहाँ अटैक करने के लिए आए हैं वह सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारे जाल में फंस गए हैं। मैगी की बात सुनकर रेहान ने सामने की पूरी दीवार पर लगी हुई एक बड़ी सी स्क्रीन पर देखा। इस वक्त स्क्रीन पर हिमालयन का मैप शो हो रहा था और उसके ऊपर जो रेड डॉट दिखाई दे रहा था वो रेहान के दुश्मनों को इंडिकेट कर रहा था और उसके साथ मैप पर जो ग्रीन डॉट्स थे वह रेहान के सबऑर्डिनेट थे। जैसे ही रेहान ने स्क्रीन पर इतने सारे रेड डॉट देखे तो उसने हैरान होते हुए मैगी से पूछा, ओ गॉड, इतने सारे लोगों की संख्या कितनी हो? रेहान को हैरान देखकर मैगी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, ये सब लोग मिलाकर कम से कम 10,000 लोगों से ज्यादा होंगे। जैसे ही रेहान ने मैगी की बात सुनी तो उसे खुद के दिए हुए ऑर्डर पर ही रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने दुश्मन की पावर को समझे बिना ही उन्हें अपने आइलैंड पर घुसने दिया। रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा,
ये तो बहुत सारे लोग हैं, क्या हमारे बॉडीगार्ड इनके लिए काफी होंगे? असल में इस पूरे हिमा आइलैंड के सारे डिफेंसिव मेजरमेंट्स और अरेंजमेंट्स के साथ साथ इस आइलैंड पर बने रेहान के इस आलीशान मैनर के साथ अरेंजमेंट शुरू से ही मैगी संभाल रही थी, और इस बारे में रेहान ने कभी भी मैगी से कोई सवाल नहीं किया था। पर आज जब अचानक से उसने इतने सारे दुश्मनों को अपने आइलैंड की तरफ आते हुए देखा तो उसे थोड़ा सा डर लगने लगा, और ना चाहते हुए भी उसे मैगी से यह सवाल पूछना पड़ा। रेहान को परेशान देखकर मैगी ने उसे शांत करते हुए कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, यह लोग हमारे लिए ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर सकते हैं। हमारे आइलैंड का डिफेंस सिर्फ यहां दिखने वाले कुछ बॉडीगार्ड्स तक सीमित नहीं है। मैगी की बात सुनकर रेहान को अचानक से याद आया कि जब रेहान का यह आलीशान मैन यहां पर बन रहा था, तब मैगी शुरू में कई बार रजत के लैब में जाया करती थी और वहां से कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आया करती थी और उन्हें मैन में अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर देती थी, जिसके बारे में रेहान ने पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही रेहान को यह बात याद आई तो उसे समझ आ गया कि मैगी इतनी शांत इसीलिए खड़ी है क्योंकि उसने पहले ही सारे इंतजाम कर लिए हैं, और यही सोचकर उसने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा, मैगी कहीं तुमने पहले ही रजत से कांटेक्ट करके यहाँ पर कोई अजीब टेक्नोलॉजी इंस्टॉल तो नहीं करवा दी है? रेहान का यह सवाल सुनकर मैगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस वो कोई अजीब टेक्नोलॉजी नहीं है। मैगी की यह बात सुनकर रेहान ने अपनी बाहें उचका हुए सवालिया नजरों से पूछा, तो फिर क्या है? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने बहुत ही प्राउड होकर कहा, यह एक रिमोट कंट्रोल डिफेंसिव डिवाइस है। मैंने जब देखा कि रजत इसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो मैंने इसे अच्छे से डेवलप कर मुझे देने के लिए कह दिया, क्योंकि रजत ने इसे मजाक में डेवलप किया था और इन सब का बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। वैसे तो इस डिवाइस का मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी इसमें जो फंक्शन थे वह बहुत ज्यादा अच्छे थे और बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के थे। इसीलिए रजत से टेस्टिंग करवाकर मैं इन्हें यहाँ आइलैंड पर ले आए। मैगी की बात सुनकर रेहान इस वक्त तक और ज्यादा इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस और एक्साइटेड हो गया था। हालांकि इस वक्त इन लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि रेहान डिटेल में मैगी से इन सब के बारे में पूछे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी काम इन 10,000 लोगों से डील करना था। रेहान यह सोच ही रहा था कि तभी हाथ में रखे हुए एक कम्युनिकेटर डिवाइस पर विवान की आवाज आई, मैगी मैं पोर्ट पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आ गया हूँ, अगर तुम कहो तो हम अभी इन सब लोगों को रोक देते हैं। विवान का सवाल सुनकर मैगी ने अपनी आंखों के सामने लगी हुई उस बड़ी सी स्क्रीन को देखा और कुछ देर सोचकर उसने विवान से कहा, नहीं कुछ देर इंतजार करो, जितना मुझे समझ आ रहा है ये दुश्मन 2 ग्रुप्स में बट चुके हैं, जिनमें से एक पहले ही आइलैंड के अंदर एंटर कर चुका है और दूसरा ग्रुप वही पो पर इकट्ठा होकर खड़ा है। मैगी की बात सुनकर विवान ने सवाल करते हुए पूछा, जो लोग वहीं पोर्ट पर इकट्ठा होकर खड़े हैं हम लोग तुरंत उन पर अटैक कर देते हैं, इससे हमारे दुश्मन कम हो जाएंगे। विवान की बात सुनकर मैगी ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जो लोग आइलैंड की तरफ आ रहे हैं वह पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुमने अभी कोई भी एक्शन लिया तो सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे और शायद इस सिचुएशन में हम लोग इतने सारे लोगों को रोकने में कामयाब ना हो पाए। कहीं ना कहीं मैगी की कही हुई बात सच थी, इसीलिए विवान ने तुरंत मैगी की बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है मैगी, तुम जो ऑर्डर दे रही हो फिलहाल हम उसी को फॉलो करेंगे। विवान की बात सुनकर मैगी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, ठीक है, जब तक मैं अगला ऑर्डर नहीं देती हूं तब तक सब लोग अपनी सांस रोककर वहीं खड़े रहो। जैसे ही रेहान ने मैगी का यह ऑर्डर सुना तो वह एक पल के लिए एकदम हैरान रह गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैगी इस मिशन के साथ इतना बड़ा रिस्क लेने वाली है। मैगी इन सारे 10,000 लोगों को एक साथ यहां बंदी बनाकर रखने वाली थी और इन सबको मौत से भी बदतर सजा देने वाली थी। रेहान ने कुछ सोचकर मैगी से कहा, मैगी तुम्हें इन लोगों के साथ इतना बुरा करने की भी जरूरत नहीं है, बस तुम कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स कर दो ताकि हम सब लोग सेफ रहे। रेहान की बात सुनकर मैगी ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, बॉस आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, मैंने इस वक्त जो अरेंजमेंट्स किए हैं वह सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर विवान और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का दुश्मनों के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान दुश्मन को ही होगा। मैगी की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा थोड़ा कन्फेस होते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने सामने दीवार पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि एक बार यह सारे लोग हमारे आइलैंड पर आ जाएं ताकि उसके बाद विवान और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें पूरी तरह से घेर ले और कहीं से भी इन्हें जाने का मौका ना दे। उसके बाद इन लोगों के पास कहीं से भी हमारी मर्जी के बिना जिंदा वापस जाने का मौका नहीं होगा। की बात सुनकर रेहान ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम लोगों को वाकई बहुत कम नुकसान होगा। इतना कर रेहान कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ मैगी ने इस वक्त जो इंतजाम किए थे वह सब वाकई काफी अच्छे थे और उनकी वजह से दुश्मनों को अपने जाल में फंसाना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि यह सब करते हुए एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा
और वो यह थी कि 10,000 लोगों को संभालना और उन्हें इस तरह से मात देना बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा हेडेक भी, जिसे इतनी आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता था। अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर रेहान के पास बायोक मशीन नहीं होती तो शायद रेहान कभी भी इतने सारे लोगों से नहीं लड़ पाता और ना ही खुद को सुरक्षित कर पाता। कुछ सोचकर रेहान ने मैगी से सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में अपने किए हुए सारे अरेंजमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है? क्या तुम्हें लगता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने हंसते हुए कहा, बॉस, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। आप तक कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। इस वक्त रेहान जिस बात को लेकर चिंता कर रहा था वह जायज थी, क्योंकि शुरू में रेहान को लगा था कि 1500 लोग होंगे और आराम से उन लोगों से निपट लिया जाएगा। हालांकि जब रेहान ने यहां आकर देखा तो उसका सिर ही चकरा गया, क्योंकि 10,000 लोगों से डील करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इस वक्त आलन पर रेहान के सारे एम्प्लॉयज आए हुए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं, और रेहान किसी भी हाल में अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी नहीं होने दे सकता था, क्योंकि वह सब उसकी अपनी जिम्मेदारी थे। ऐसा नहीं था कि रेहान को अपनी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स एंड रजत के बनाए हुए बायोनिक रोबोट पर विश्वास नहीं था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितने ज्यादा ताकतवर थे। सवाल यह था कि क्या यह में इतने सारे लोगों को रोक पाएंगे? रेहान अपनी ही सोच में खोया हुआ था कि तभी अचानक से उसके फोन पर घंटी बजने लगी। उसके पास इस वक्त जुनैद का कॉल आया था। जुनैद का फोन देखकर रेहान जैसे ही फोन उठाकर कुछ बोलता, उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई, रेहान, आप अचानक से कहां गायब हो गए? आपको पता है ना कि आप इस पूरी पार्टी की आंखों के तारे हैं। अगर एकदम से आप कहीं चले जाएंगे तो यहाँ पार्टी में आई हुई इतनी खूबसूरत लड़कियों को कौन संभालेगा? जैसे ही रेहान ने जुनैद की बात सुनी वह एकदम से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, असल में मुझे इस वक्त थोड़ से ब्रेलिन है। और उसी वक्त तुम्हारा फोन आ गया। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या हो गया? सब ठीक तो है? रेहान, जुनैद और अमन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और रेहान इन लोगों से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता था। इसीलिए उसने जब देखा कि जुनैद उसके लिए परेशान हो रहा है तो उसने जुनैद से कहा, मैं अभी जो तुम्हें बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना और किसी से भी कुछ भी मत कहना। असल में अचानक से बहुत सारे अनजान लोगों ने हमारे आइलैंड पर अटैक कर दिया है। क्या तुम अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर आए हो? अगर लेकर आए हो तो तुरंत उन्हें मेरे मैन की सबसे मैं बिल्डिंग के पास लगा, ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। जैसे ही जुनैद ने रेहान की बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गया और हैरान होते हुए बोला, अब अचानक से यह दुश्मन कहां से आ गए रेहान? अगर तुम कहो तो मैं अभी शहर से अपने लोगों को बुला लेता हूं, वह यहां तुरंत पहुंच जाएंगे। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जब तक तुम्हारे लोग यहां तक आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तो अब क्या करें? जुनैद की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, मैंने कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, तुम सब लोग बस मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। फिलहाल जितने भी लोग पार्टी में हैं उन सबको मेरे मैनर के अंदर ले जाओ और वही पार्टी करो। किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस बाहर मत निकलना। और तुम अपने साथ यहाँ पर जो गार्ड लेकर आए हो उन्हें मैनर की सिक्योरिटी पर लगा दो और बाकी बाहर जो हो रहा है वह सब हम पर छोड़ दो। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने थोड़ा सोचते हुए और अपने फोन को दबाते हुए कहा, ठीक है, तुमने जो कहा है वह सब मैं अभी जाकर करता हूं। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई आज रात यहां पर हम लोगों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेगा। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने इतनी हिम्मत की है तो जो यहां तक पहुंच गया। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, अभी तक मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता है, पर जो भी है एक बार हमारे हाथ लग जाए उसके बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा। इतना कहकर रेहान ने फोन रख दिया और बाहर की तरफ शश को ढूंढने के लिए चला गया। जैसे ही रेहान को शशा मिली तो उसने तुरंत उसे ऑर्डर देते हुए कहा, शशर, सभी लोगों को लेकर घर के अंदर चली जाओ और वहीं पर अपनी पार्टी कंटिन्यू करो, बाहर मत निकलना। अचानक से रेहान का इस तरह का ऑर्डर सुनकर शशा थोड़ा परेशान हो गई और उसने परेशान होते हुए रेहान से पूछा, ये अचानक से तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? बाहर सब लोग काफी मस्ती कर रहे हैं। अनमु है? शश का सवाल सुनकर रेहान ने इस बात को पलटते हुए कहा, बाहर काफी ठंड हो गई, ये सब लोग इस वक्त ठंड में बीमार हो जाएंगे और कुछ देर पहले तो ये सब लोग पानी में मस्ती भी कर रहे थे। मुझे डर है कि कहीं यहाँ आते ही इन लोगों को कुछ बुरा एक्सपीरियंस ना करना पड़े, इसलिए जल्दी करो और इन सबको बोलो कि सब अंदर चले जाए। रेहान की बात सुनकर एक बार के लिए शश को थोड़ी शर्म आ गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक वह भी बाकी लड़कियों की तरह स्विमिंग पूल में डांस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। शश को ऑर्डर देने के बाद रेहान वापस मैगी के पास आ गया। इस वक्त मॉनिटरिंग स्क्रीन के थ्रू उन लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा था। इस वक्त स्क्रीन पर साफ साफ देखा जा सकता था कि सिद्धार्थ ने अपनी टीम को 2 ग्रुप में बांटा था और ग्रुप अब धीरे धीरे आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। इस ग्रुप में सिद्धार्थ खुद भी था और उसके साथ साथ बाकी सारे सेकंड रिच जनरेशन के लड़के भी थे।
हालांकि इनमें से किसी को नहीं पता था कि इस वक्त सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ अपने साथ जितने भी बॉडीगार्ड लेकर आया था वह सब प्रोफेशनल थे, और सिद्धार्थ इन सब लोगों को अपने साथ लेकर इसीलिए चल रहा था क्योंकि वह जानता था कि अगर आइलैंड पर रेहान के सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हैं तो भी वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता है। इसीलिए उसने सबसे पहले अपने पहले ग्रुप के बॉडीगार्ड्स को आगे भेजा, और जब वे लोग आगे चले गए तो खुद उनके पीछे पीछे जाने लगा। ये सब लोग एक दूसरे को बहुत पास से फॉलो कर रहे थे। ऐसे में अगर इनमें से कोई एक ग्रुप भी किसी तरह के ट्रैप में फंसता है तो दूसरा तुरंत खुद को सतर्क कर सकता था और अपने आप को बचा सकता था। जैसे जैसे सिद्धार्थ और बाकी सारे अमीर लड़के रेहान के आइलैंड पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उन लोगों की हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, ये आइलैंड इतना बुरा भी नहीं है। अभी अभी शिप पर हमने जो ड्रोन के थ्रू जो फुटेज देखी थी वह बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, इसलिए हम लोगों को उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। पर यहाँ आने के बाद मुझे यह आइलैंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस आइलैंड को देखकर लग रहा है कि उस रेहान मित्तल ने इसे बनाने में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और बहुत पैसा खर्च किया है। लगता है बहुत बड़ी पार्टी है। ये इस लड़के को अच्छे से पता है कि अपनी अमीरी को कैसे जीना है और जिंदगी के मजे कैसे लेने हैं। कुछ देर पहले इन लोगों ने आसमान से जो ड्रोन भेजा था वह काफी ऊंचाई पर था। इस वजह से इन लोगों को बस ऊपरी तौर पर ही आइडिया लग पाया था कि आइलैंड की इस वक्त क्या सिचुएशन है। हालांकि उस फुटेज में इन लोगों को यहाँ के बारे में डिटेल में कुछ खास पता नहीं चला था, और इसका भी सबसे बड़ा कारण यह था कि इस आइलैंड पर ज्यादातर गहरे जंगल थे और रेहान के इस आलीशान घर को चारों तरफ से बड़े बड़े घने पेड़ों ने घेर रखा था। जैसे जैसे ये सब लोग आइलैंड पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे इन्हें हिमालयन की खूबसूरती का अंदाजा होता जा रहा था, और ये सब लोग इस खूबसूरती में खोए जा रहे थे। रेहान ने अपने आलीशान महल जैसे घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन भी डेवलप किया था, और यहाँ पर लगे हुए अलग अलग तरह के फूलों की खुशबू चारों तरफ महक रही थी। साइड में सफेद कलर के लैंप लगे हुए थे, जिनसे आती हुई रोशनी इस घर को और इस गार्डन को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। कहीं कहीं बीच में पेड़ों पर भी छोटे छोटे खूबसूरत लैंप लटके हुए थे, जो आसपास के नज़ारे को बहुत ज्यादा लाइवली बना रहे थे। इस वक्त हर एक बढ़ते कदम के साथ इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे इनके कदम किसी खूबसूरत स्वर्ग की भूमि पर पड़ गए हों। यहाँ चारों तरफ बहुत ज्यादा शांति थी, और यह शांति इन सब लोगों को बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी। हालांकि यहाँ पर जो बात इन्हें और भी ज्यादा शॉकिंग लग रही थी वो ये थी कि इतने घने जंगल में भी यहाँ पर काफी सॉफ्ट घास उगी हुई थी, और अलग अलग तरह के नेशनल और इंटरनेशनल वैरायटीज के फ्लावर्स के पौधे लगे हुए थे, जिनसे आती हुई फूलों की फ्रेग्रेंस इन लोगों को मदहोश कर रही थी। रात के टाइम पर चलते हुए फूलों को देखना अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि इस तरह के फूल बहुत कम होते थे जो रात के समय खिलते थे। और इन सब चीजों को देखकर और यहाँ की हर एक स्पेशल सीनरी को देखकर सिद्धार्थ और उसके बाकी साथियों को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त कोई हॉलीवुड की बहुत खूबसूरत फैंटेसी मूवी देख रहे हैं, जिसमें एक खूबसूरत स्वर्ग को दिखाया गया हो। इन लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ जो इन्हें सिर्फ स्पेशल इफेक्ट के थ्रू किसी मूवी में देखने को मिलता था, वह सब कुछ ही अपनी आंखों से इस वक्त लाइव देख सकते हैं। सब लोग सब कुछ भूलकर बस इस आलीशान आइलैंड को देख रहे थे। तभी उनके किसी बॉडीगार्ड ने सिद्धार्थ और बाकी लोगों से कहा, बॉस, मुझे अभी भी याद है कि जब से इस पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को विजिटर्स और टूरिस्टर्स के लिए खोला गया है, तब से बहुत से लोग यही कहते हैं कि इस आइलैंड को देखने का असली मजा सिर्फ रात में आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पास में ही एक खूबसूरत झील भी है और दो और। इस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का नाम इस जगह पर इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर महीने में एक बार फुल मून दिखाई देता है और वह अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से मदहोश कर देता है। मैंने तो यह भी सुना है कि यहाँ के पेड़ पौधे भी रात के टाइम पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। हाँ बॉस, मैंने भी एक बार इस बारे में सुना था, पर बाकी लोगों का कहना था कि यह सब कुछ झूठी कहानियां हैं इस आइलैंड को पॉपुलर करने के लिए। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ सच में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा बॉस। कहीं ये सामने दिख रहा फूल जीन रिएजेंट फ्लावर तो नहीं है क्या? सच में इतना रेयर फ्लावर भी इस आइलैंड पर मिल सकता है? भगवान जाने, पर सच कहूँ तो यहाँ पर इतने डिफरेंट तरह के फ्लावर्स और इस गार्डन की डेकोरेशन को देखकर मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, और दुनिया का शायद कोई पेड़ ऐसा हो जो यहाँ पर ना लगाया गया हो। ये पूरा रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड किसी बहुत बड़े खजाने से कम नहीं है। ये सारे सबऑर्डिनेट्स जो इस वक्त बहुत ध्यान से इन सब के बारे में बातें कर रहे थे, ये सब लोग इंडिया के ही थे। हालांकि जो लोग ये सारी बातें सुन रहे थे वो सब इंटरनेशनल थे और म्यांमार से आए थे, इसीलिए इन सब लोगों को इन पेड़ों और पौधों के बारे में जानकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। यहाँ आइलैंड से रेहान के मैनर तक जाने का रास्ता थोड़ा सा संकरा था, इसीलिए सब लोगों को बड़े बड़े वुडन लॉग्स के ऊपर से चलकर जाना पड़ रहा था। 10,000 लोगों को साथ लेकर आया। सिद्धार्थ भी इस वक्त इसी तरह उन वुडन लॉग्स पर चल रहा था।
और अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच होती हुई बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। लोगों की बातें सुनते सुनते अचानक से सिद्धार्थ को कुछ एहसास हुआ और वह उस रास्ते को देखने लगा जहां से होकर इस वक्त वह सब लोग जा रहे थे। तभी उसे इतने अंधेरे में भी एक चमकती हुई हल्की रोशनी आती हुई दिखाई थी और यह रोशनी किसी लाइट की रोशनी से अलग थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने इस रोशनी का पीछा किया तो उसकी आंखें लगभग फैल गईं और हैरानी से उसका मुंह खुला ही रह गया। सिद्धार्थ ने अचानक अपने रास्ते पर एक नजर दौड़ाई और वहां उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। कुछ सोचकर सिद्धार्थ वहां से साइड में बनी ई गली में चला गया और जैसे ही उसने उस रोशनी का पीछा किया तो उसकी आंखें एकदम दंग रह गईं। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बहुत ध्यान से नीचे की ओर बनी हुई सड़क को देखने लगा। और जैसे ही सिद्धार्थ ने बहुत ध्यान से उस सड़क को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने थोड़ा धीरे से पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहा, ग्रीन माउंटेन जेड। सिद्धार्थ ने इस वक्त बहुत धीरे बोला था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बात का पता चले या कोई भी उसकी इस एक्साइटमेंट को देखे। सिद्धार्थ को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह इस बात को और ज्यादा पक्का करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी कमर पर बंधे हुए एक डैगर को निकाल लिया। फिर उसने सड़क पर लगे हुए जेड स्टोन को थोड़ा सा कुरेद कर बहुत ध्यान से उस टुकड़े को अपने हाथ में लिया और देखने लगा। वह बहुत ही हैरानी से उस स्टोन को अपनी पार की नजरों से चेक करने लगा। जैसे ही उसने ध्यान से उस जेड स्टोन के टुकड़े को देखा तो उसके चेहरे के रंग एकदम से बदल गए क्योंकि चाहे वह माने या ना माने पर उसके हाथ पर इस वक्त सबसे रेयर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का टुकड़ा रखा हुआ था। वह बात अलग है कि यह टुकड़ा सिर्फ एक जेड एम्ब्रियो था जिसे ऊपर से पॉलिश किया गया था और यह बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, पर एक बात अब भी सच थी कि यह ग्रीन माउंटेन जेड था। इस वक्त ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन को देखकर सिद्धार्थ के मन में अलग अलग तरह के इमोशंस आ रहे थे। उसने खुद से ही बड़बड़ा हुए रेहान को कोसते हुए कहा, रेहान मित्र तो बहुत ज्यादा खर्चीला है, इसने जेड स्टोन को सड़कों पर गिरा रखा है। आखिर ऐसी भी क्या अमीरी है इसके पास जो इसे इतनी महंगी चीजों तक की कोई कदर नहीं है। सिद्धार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि रेहान सिर्फ जेड स्टोन का इस्तेमाल अपना आलीशान महल जैसा घर बनाने के लिए ही नहीं करेगा बल्कि इस जेड स्टोन का इस्तेमाल करके इसे रोड पर भी बिछा देगा। रेहान ने अपने इस आलीशान महल को बनाने के लिए जितने जेड स्टोन्स का इस्तेमाल किया था उसका अनुमान लगाना ही अपने आप में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था और ऊपर से अब रेहान ने इस तरह से अपने पूरे आइलैंड पर जेड स्टोन को बिखेर के रखा हुआ था जिसे वह जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता था। सिद्धार्थ को तो इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे रेहान दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है जिसे पैसों की कोई परवाह नहीं है। वो एक लग्जरी लाइफ को जीने के लिए उसको मिली हुई इस शोहरत का इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है। इस वक्त जो नजारा अभी अभी सिद्धार्थ ने देखा था उसके बाद वह कैसे अपनी जगह से हिल सकता था। सिद्धार्थ का इस आइलैंड पर आने का सबसे बड़ा कारण तो इस पूरी जेड स्टोन माइन को सीज करना था, पर उसकी किस्मत और बदकिस्मती के बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल था। एक तरफ यह बात सच है कि रेहान ने उसके साथ जो किया था उसका बदला लेने के लिए ही सिद्धार्थ इतने सारे लोगों के साथ यहाँ इस आइलैंड पर आया था और यहाँ आते ही उसे जेड स्टोन की ये पूरी खदान दिख रही थी और वह भी बहुत आसानी से। यह उसकी खुशकिस्मती थी जिस मिशन को पूरा करने के लिए सिद्धार्थ म्यांमार से इंडिया आया था और जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी। वह मिशन इतनी जल्दी उसके इतने करीब आ जाएगा इस बात का अंदाजा भी उसने अपने सपने में नहीं लगाया था। अब सिद्धार्थ न सिर्फ रेहान से बदला लेने वाला था बल्कि साथ ही साथ यह पूरी जेड माइन उसके हाथों से छीन कर लेकर जाने वाला था। इस वक्त सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है और उसके दोनों निशाने बिल्कुल सही लगने वाले हैं। जैसे ही सिद्धार्थ के मन में अपनी जीत का यह ख्याल आया तो वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। हा हा हा। जैसे ही उसके बाकी साथियों ने सिद्धार्थ की आवाज सुनी तो सब लोग बहुत क्यूरियस होकर उसकी आवाज का पीछा करने लगे। सिद्धार्थ क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतने ज्यादा खुश हो रहे हो? हमें भी तो बताओ, हम भी तुम्हारे साथ खुश होना चाहते हैं। इतने सारे सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने हंसना बंद कर दिया।